वांट, डिजायर, डिमांड, इच्छा करना किसी चीज की, क्या ये सब सेम है? चलिए, हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। ISC क्लास 11th कॉमर्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि हर सब्जेक्ट के अपने कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जो थ्रू आउट द सब्जेक्ट यूज होते हैं, उनमें से ये चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स। तो ये टर्म्स आपको थ्रू आउट द इकोनॉमिक्स यूज होते हुए आएंगे। तो अगर आपके पास इसका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप आगे इनका मतलब मीनिंग नहीं जान पाएंगे। जैसे आम भाषा में आप इच्छा को, डिजायर को, वांट को एक ही समझते हैं। क्या दोनों सेम है? नहीं। तो चलिए समझते हैं डिटेल में आज बेसिक कंसेप्ट्स। तो सबसे पहला कंसेप्ट है हमारे पास ह्यूमन वांट। वांट मतलब चाहत। हाँ, तो अगर हम कोई चीज पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो क्या वो वांट है? हाँ, आम भाषा में तो कहेंगे कि आई वांट दिस, है ना। आप भी कह सकते हैं आई वांट द मोबाइल। तो ये वांट है क्या? नहीं 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 नहीं, ये वांट नहीं है। तो वांट क्या है, डिजायर क्या है, आइए समझते हैं। तो इन ऑर्डिनरी यूसेज वांट मीन्स विश और डिजायर। यस, विश और डिजायर फॉर समथिंग। ये तो हो गया ऑर्डिनरी भाषा में, जो आज मैं और आप डे टू डे यूज में करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये लेना है। तो ये सिर्फ वांट या डिजायर है, जो दोनों मतलब एक ही है। बट क्या इकोनॉमिक्स में सेम है? नहीं। इन इकोनॉमिक्स डिजायर इज विश टू हैव समथिंग। बस मैंने कहा एग्जाम्पल, आपके घर में शांताबाई, शांताबाई है, हाँ काम वाली बाई है, शांताबाई, मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब वो कह रही है कि भैया जी मैं एक कार लूंगी। ठीक है, डिजायर कर रही है वो, वांट नहीं है, याद रखिएगा, वो डिजायर है, बिकॉज शी विश टू बाय अ कार। अब आता है वांट। तो वांट इज इफेक्टिव डिजायर टू हैव अ particular thing which can be satisfied by making an effort to acquire it। अगर हम किसी चीज की डिजायर करें और वो डिजायर इफेक्टिव डिजायर तब बन जाएगी जब वह एक निश्चित वस्तु होगी और उसके लिए हमने क्या किया, क्या एफर्ट लगाया, क्या वो प्रयास किया कि वो गुड्स हम तक पहुंच जाए। एग्जाम्पल, हाँ, एक व्यक्ति को सैमसंग M21 मोबाइल लेना है और इसने इसके लिए क्या करना शुरू कर दिया, हर महीने अपनी जो पॉकेट मनी थी उस पर कुछ सेविंग्स करना शुरू कर दिया, ताकि वो आने वाले 3 महीने या आने वाले 6 महीनों के अंदर ये सैमसंग M21 मोबाइल ले ले। तो ये क्या कर रहा है? वांट कर रहा है। गॉट इट? तो क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर चीज का नाम देना है इसमें, और उस पर्टिकुलर वस्तु को पाने के लिए क्या हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, हाँ, उसको कहते हैं वांट। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। वैसे तो हम लोग बहुत टाइप की वांट्स हमेशा करते रहते हैं, कभी मोबाइल चाहिए तो कभी गाड़ी चाहिए, हाँ, तो कभी खाने के लिए चाहिए तो कभी पहनने के लिए चाहिए। ये तो मेरे आपके सबके साथ है, ह्यूमन नेचर है। बट 2 ब्रॉड टाइप में डिमांड की वांट बताया गया है, प्राइमरी वांट, सेकेंडरी वांट। प्राइमरी वांट हमारा बेसिक वांट है, इसके बिना तो आप जी भी नहीं सकते। ये आपके जीवन के लिए और आपके नॉर्मल एफिशिएंसी को बरकरार रखने के लिए जो वांट सही होती है वो होती है प्राइमरी वांट। क्या चाहिए ये कहना चाहते हैं? तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों के बिना हमारा लाइफ का एग्जिस्टेंस और इवन हमारी नॉर्मल एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता भी पूरी नहीं रह पाएगी। तो ये हमें जरूरी है हमारे लाइफ के लिए। तो wants for those goods which are necessary for very existence of human life and for maintaining normal efficiency, हमारी एफिशिएंसी को बरकरार रखने के लिए जो wants चाहिए। यस, फूड ना मिले, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है क्या होगा। क्लोथिंग, शेल्टर, हाँ, आप स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ने के लिए टेबल, चेयर, प्रॉपर प्लेस चाहिए जहां पर आप बैठ के क्या कर सके, पढ़ाई कर सके, तो आपके लिए वो क्या है, प्राइमरी वांट बन जाएगी। आपकी बेसिक जरूरत है इस समय क्या करना, हाँ,
टेबल चेयर जिसमें बैठ के आप इजीली क्या कर सके, अपनी पढ़ाई कर सके। बुक्स आपके लिए प्राइमरी वांट बन जाएंगी। हाँ, अब नेक्स्ट आता है सेकेंडरी वांट। सेकेंडरी वांट, प्राइमरी वांट अगर पूरी हो जाएगी तभी हम सेकेंडरी वांट तक पहुंचेंगे। प्राइमरी वांट के सेटिस्फेक्शन के बाद जब इंसान को क्या चाहिए होता है, यस, थोड़ा आराम चाहिए होता है, थोड़ा शो ऑफ करना होता है, तो वो करता है सेकेंडरी वांट। तो सेकेंडरी वांट दो टाइप की है। पहला है वांट फॉर कंफर्ट, हाँ आराम, यस, सोफा, कूलर, रेफ्रिजरेटर, क्या ये नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आप मर जाएंगे, हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी? नहीं, बट सोफा रहेगा तो आप आकर के रिलैक्स होकर के, लंबे होकर के फैल पाएंगे। हो सकता है ना, कूलर चला दें, ठंडी हवा मिलने लगेगी, पर क्या कूलर नहीं रहता तो क्या होता, लाइफ खत्म हो जाती है हम लोग की। क्या फैन से काम नहीं चल रहा था हमारा? तो कूलर क्या कर रहा है, कंफर्ट दे रहा है। तो कंफर्ट गुड्स विच आर सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, एग्जाम्पल सोफा, म्यूजिक सिस्टम और कूलर। ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, कंफर्ट्स के हैं। जब तक नेसेसरीज आपके पूरे नहीं होंगे, जबकि आपकी प्राइमरी वांट पूरी नहीं होगी, नेसेसरीज आपके पूरे नहीं होंगे, तब तक आप क्या करोगे, कंफर्ट नहीं पहुंचोगे। याद रखिएगा, कुछ वांट्स ऐसी हो सकती हैं जो प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन क्या करती हैं, वेरी कर सकती हैं। एक डेजर्ट में रहने वाले लोग, जहां पर खूब गर्मी पड़ रही होती है, वहां के लिए कूलर और इवन एसी भी क्या हो सकता है, नेसेसिटी होता है, क्योंकि वहां पर लाइफ बिना कूलर के, बिना एसी के आप जी ही नहीं सकते। वहां एक्सट्रीम्स ऑफ हाई टेम्परेचर होता है, तो उनके लिए कूलर, एसी क्या है, नेसेसरी बन जाएगा। और आप या हम नॉर्मल आदमियों के लिए वहां पर क्या है, वहां पे फैन भी काम कर रहा है। तो डिपेंड करेगा सीजन टू सीजन, पर्सन टू पर्सन, क्लाइमेट टू क्लाइमेट, है ना, रीजन टू रीजन वांट्स चेंज हो सकती है। किसी के लिए प्राइमरी, किसी के लिए कंफर्ट, किसी के लिए लग्जरी भी हो सकती है। तो आइए अब नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, सेकेंडरी वांट। तो वांट सेकेंडरी है, वांट्स फॉर लग्जरी। तो लग्जरी शो ऑफ के लिए होता है, दिखावे के लिए होता है, प्रेस्टीज के लिए होता है। हाँ, आईफोन सबसे अच्छा एग्जांपल है। आईफोन में क्या होता है, क्या आईफोन में आदमी बाहर में निकल करके सच में आ जाता है क्या? क्या कहते हो, क्या आईफोन इतना महंगा क्यों है, 1 लाख रुपए है और इससे महंगे से आईफोन आ रहा होता है? क्या होता है उसमें, क्या उसमें कुछ ज्यादा कुछ खूबी है क्या उसमें? उसमें भी वही हो रहा है, टच पैनल उसमें भी है, टच स्क्रीन में वीडियो कॉल आप उसमें भी कर सकते हो, फोटो आप उसमें भी खींच सकते हो। बस क्या है, मैंने कहा लग्जरी है, शो ऑफ है, वेल्थ है, एक अलग लेवल का, यस, एक कंफर्ट के बियॉन्ड लेवल का क्या है, सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है। यस, पर मैंने कहा एक्सपेंसिव गुड्स हैं, याद रखिएगा, उन्हें कहते हैं लग्जरी। तो एक्सपेंसिव गुड्स टू शो वेल्थ एंड पावर ऑफ अ पर्सन, लाइक एक्सपेंसिव ज्वेलरी। कोई हीरे का हार पहन रहा है, क्या मिलने वाला है हीरे का, क्या भूख मिट रही है उससे, क्या आराम मिल रहा है आपको, कंफर्ट मिल रहा है आपको? नहीं, फिर भी लोग खरीदते हैं हीरे का हार। क्यों खरीदते हैं लोग महंगी महंगी गाड़ियां, मर्सिडीज गाड़ी, लैंड रोवर गाड़ियां क्यों खरीदते हैं? अगेन लग्जरी। लग्जरी में आपको शो ऑफ वेल्थ, शो ऑफ पावर, डिग्निटी, है ना, और अपनी सोसाइटी में क्या करना है, यस, पोजीशन शो ऑफ करने के लिए काम आता है लग्जरी। नेक्स्ट आता है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट। हमारे वांट्स के कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला, वांट्स आर अनलिमिटेड। आपको याद होगा हम लोगों ने जब डिस्कस किया था, तो बेसिक चीज क्या है, मैंने कहा किसी भी प्रॉब्लम का कारण क्या है कि वांट। हर इंसान चाहता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये मिल जाता है तो वो मिलना चाहिए, वो मिल जाता है तो कुछ और चाहिए। कभी वांट हमारी खत्म हो रही है? हम तो लगता है जब से हम लोग बॉर्न हुए हैं और जब तक सांस ले रहे हैं, मुझे लगता है हमारी वांट कभी खत्म ही नहीं होगी, कभी नहीं खत्म होगी, क्योंकि वांट्स क्या है, नेवर एंडिंग है, कभी नहीं फिनिश होने वाली है। आफ्टर वन वांट एंड अनदर वांट बिगिन, सो अनलिमिटेड वांट है हमारी। नेक्स्ट है वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कई बार कुछ चीजों की वांट एक साथ चाहिए होती है। लाइक आपने एक्टिवा ले ली, एक नहीं, या मोटरसाइकिल ले ली, नहीं, साथ में पेट्रोल भी तो चाहिए। तो मोटरसाइकिल एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री, ब्रेड एंड बटर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। कुछ होता है वांट्स का सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वांट्स। कभी कभी कुछ वांट्स दूसरे वांट्स की जगह रिप्लेस भी कर सकते हैं।
अगर आपको इनसे जरूरत नहीं पूरी हो रही है तो आप उससे पूरी, आपके पास बॉल पेन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जेल पेन से काम चला सकते हैं, फाउंटेन पेन से काम चला सकते हैं। तो बॉन्ड्स क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे गुड से भी सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, बॉन्ड्स आर कॉम्पिटिटिव, अर्थात जब एक ही चीज की बॉन्ड्स कई सारे चीजों से पूरी हो सकती है तो उनमें कंपटीशन चलता रहता है। लाइक आपके पास 1000 रुपीज है, अब आप 1000 रुपीज से पार्टी कर सकते हैं, 1000 रुपीज से बुक्स खरीद सकते हैं, मूवी जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो कई सारी चीजें उस 1000 नोट से की जा सकती हैं, बॉन्ड पूरी की जा सकती हैं। अब आपकी इन सारी बॉन्ड्स के बीच में क्या चल रहा है, कंपटीशन। अब आपको जो सेटिस्फाई करेगा आप उसमें से कोई एक को चूज कर लेंगे। नेक्स्ट आता है बॉन्ड्स मल्टीप्लाई, अर्थात बॉन्ड्स कीप ऑन ग्रोइंग। जैसे जैसे ह्यूमन हिस्ट्री देखी गई है, जैसे मनी का इन्वेंशन हुआ तो लोगों ने और चीजों की मांग करना शुरू कर दिया, तो चीजें जैसे जैसे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इन्वेंशंस होते जा रहे हैं, ह्यूमन हिस्ट्री चेंज हो रही है, वैसे वैसे बॉन्ड्स क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। बॉन्ड्स कभी खत्म होने वाली नहीं है, कीप ऑन ग्रोइंग है, कीप ऑन मल्टीप्लाइंग है। बॉन्ड्स रीअकर, हाँ आपने एक बार खाना खा लिया तो क्या हो गया, फिर आप जिंदगी भर खाना नहीं खाएंगे, नहीं, फिर कुछ समय बाद आपको फिर भूख लगेगी, वही सेम चीज पानी पीने के ऊपर भी है, आप थोड़ी देर बाद फिर थर्स्टी फील करेंगे, फिर पानी पिएंगे। तो बॉन्ड्स भी क्या करती रहती हैं, रिकर करती रहती हैं। मतलब वंस अ बॉन्ड इज सेटिस्फाइड इट मे बी दैट इट मे बी डिमांडेड अगेन, इट मे बी वांटेड अगेन। शब्द आता है कंजम्पशन करना। हाँ, मैं कुछ एक फनी सा आपसे पूछता हूं कि ये कंजम्पशन है कि नहीं है, क्या आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? चलिए, तो आपने अपने घर में जो मेड है, काम करने वाली जो बाई है घर में, उसको भेजा, जाओ मेरे लिए डव शैम्पू लेके आओ। ध्यान से सुनना आप, ये क्वेश्चन आपके लिए ही है। हाँ, जाओ मेरे लिए शांता भाई, जाओ मेरे लिए क्या ले आओ, डव शैम्पू ले आओ, आज मैं शैम्पू करूंगा। ठीक है, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज हो, दोनों के लिए मैं ये क्वेश्चन कह रहा हूं। तो शांता भाई जाती है और बाजार से डव शैम्पू खरीद करके आपके लिए घर पे ले आती है, आप उसका यूज कर लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि शांताबाई ने कंजम्पशन किया कि आपने? चलिए, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ, हु हैज कंज्यूम्ड द डव शैम्पू, यू और द मेड शांताबाई? याद रखेंगे क्वेश्चन। चलिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो को देखिए ध्यान से। हाँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि डव शैम्पू का कंजम्पशन कौन कर रहा है। चलिए, कंजम्पशन तो अगर मैंने कुछ चॉकलेट खा लिया, चपाती खा ली, तो मैं क्या कंजम्पशन कर रहा हूं? हाँ, सही में ऐसा मैं और आप हमेशा कर रहे हैं। तो कोई खाने से ही जरूरी नहीं है कंजम्पशन मिल जाए, किसी गुड को या किसी सर्विस का यूज करके जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, उसका नाम रखा गया है कंजम्पशन। यस, द अमाउंट of satisfaction derived from the consumption of goods or services। आप किसी गुड और सर्विस को इस्तेमाल कर लीजिए, उससे आप कंजम्पशन बन जाता है। मान लीजिए आपको बहुत प्यास लगी, आपने एक गिलास पानी पी लिया, तो पानी का आपने कंजम्पशन किया। कुछ चीजें का कंजम्पशन देन एंड देयर तुरंत मिल जाता है, और कुछ चीजों का कंजम्पशन लंबे समय तक चलता रहता है। आपका जो मोबाइल फोन है जिसमें आप अभी ये देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं चैप्टर का, तो आप इसका कंजम्पशन यस तब तक करते रहेंगे जब तक मोबाइल फोन आपके पास सही सलामत है। जिस दिन ये कबाड़ हो जाएगा, फेंकने लायक हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कंजम्पशन बंद हो जाएगा, तब तक आप कंजम्पशन इसका कर रहे हैं। चलिए, बुकिश डेफिनेशन देखते हैं। द एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। क्लियर है? कंज्यूमर कौन है? आप है कंज्यूमर। एनीवन हु कंज्यूम्स, जो गुड का कंजम्पशन करे, जो खरीदे। हाँ, जो खरीदे गुड्स को, वो कंज्यूमर जरूरी नहीं है। आप अगर गुड्स मम्मी के लिए ले आ रहे हैं, मम्मी ने कहा जाओ बेटा रसोई के लिए, हाँ घर के राशन के लिए जाओ 5 किलो बासमती राइस लेके आओ, तो वो राइस आप बाय कर रहे हैं, आप उस समय बायर बन जाते हैं। पर जिस समय वो बासमती राइस घर में बन जाती है और आप खा रहे हैं,
तो आप बन जाते हैं कंज्यूमर। क्लियर है? तो एनीवन हु कंज्यूम्स द गुड एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट इज अ कंज्यूमर। ठीक है, तो जवाब मिल गया होगा आपको क्वेश्चन का, तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स क्लास 11th ISC बोर्ड के सारे मेजर सब्जेक्ट्स मैं कवर कर रहा हूं। हाँ, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, कॉमर्स, इंग्लिश एंड इवन हिंदी भी मैं कवर कर रहा हूं, तो कहीं मत जाइएगा। रॉकस्टार नाम का ग्रुप है, एक डेडिकेटेड ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ ISC स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ, इसको आप ज्वाइन जरूर करिए और इसका डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन करें ताकि आप भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस को, जानकारियों को प्राप्त कर सके। ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज डू ज्वाइन इट। आइए, सस्टेनेबल कंजम्पशन, एक ऐसा कंजम्पशन, हाँ ये बड़ा कॉमन टर्म है, बहुत बार आता है, एक ऐसा कंजम्पशन जो आपकी आज की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और आने वाली जनरेशन के कंजम्पशंस को ब्रेक नहीं लगाता है। जैसे अगर आज हम सारे पेट्रोल को यूज कर लें, आज हम सारा तेल जला दें, सारे फॉसिल फ्यूल को जला दें, तो आने वाली जनरेशन पूछेगी पापा ये पेट्रोल क्या होता है, पापा पेट्रोल नाम की कोई चीज होती है, डीजल नाम की चीज होती है। तो ऐसा ना करें हम। हाँ, आज यूज करें, आज का कंजम्पशन करें, पर उसके साथ क्या करें, मॉडर्न और नॉन कन्वेंशनल टेक्निक जो आ रही है, जैसे आपको मालूम हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, CNG व्हीकल्स आ रहे हैं, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये जो प्रोसेस है कंजम्पशन का फॉसिल फ्यूल का, ये डिलीड हो जाएगा और प्लस हमारा एनवायरनमेंट भी बचेगा। तो सस्टेनेबल कंजम्पशन की तरफ हमें बढ़ना है, अर्थात ऐसा कंजम्पशन करना है गुड एंड सर्विसेज का विच मीट द नीड ऑफ द पीपल, आपकी आज की जरूरत भी पूरी होनी चाहिए, एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो विदाउट हैविंग एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, इससे हमारा एनवायरनमेंट भी खराब ना हो, और लास्टली एंड नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन सेक्रीफाइस ना हो, हमारे आने वाली जनरेशंस की नीड की वांट फुलफिल हो, ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए इसका सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस जानते हैं। अगर हम सारा कंजम्पशन आज कर लेंगे तो आप जान लीजिए आने वाले समय में क्या होगा, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैम्पर्ड हो जाएगी। सीख कह रहा हूं, अभी मैं साबित कर दूंगा आपको। पहला पॉइंट, कंजम्पशन इज द प्राइमरी मोटिव फॉर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, सब कंजम्पशन से जुड़ी है। एग्जाम्पल दूं, हाँ, आपने खरीदा घर के लिए सब्जी, राशन, फल, फ्रूट खरीद लिया, ठीक है, पर आपने सोचा कि आपके खरीदने की एक्ट से, कंजम्पशन करने के लिए खरीदने की एक्ट से किसी न किसी को इनकम जनरेट हुई, उससे प्रोड्यूसरों को पैसा मिला, आपने जो भी सामान खरीदा उससे जिसने बेचा उसको इनकम जनरेट हुई, और उसने जिससे खरीदा था उसको भी इनकम जनरेट हुई। तो प्रोडक्शन जनरेट हुआ, कंजम्पशन होने लगा, मार्केट में एक्सचेंज होने लगा। तो मार्केट की बहुत सारी एक्टिविटीज क्या हो गई हैं, कहीं ना कहीं कंजम्पशन से जुड़ी हुई है। कंजम्पशन इज द एंड पर्पस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, चाहे हम प्रोडक्शन करें चाहे सेल्स करें, है ना, हमारा मकसद क्या है, कंजम्पशन करना। एक्चुअली हम अपने सारे आउटपुट को क्या करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं, अब वो चाहे गुड हो चाहे सर्विस हो, सबका एंड फाइनल रिजल्ट, फाइनल आउटकम क्या है, कंजम्पशन होना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्शन से कंजम्पशन का, प्रोडक्शन से कंजम्पशन का लिंक होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्शन हो जाए और कंजम्पशन ना हो तो वेस्ट है कि नहीं? इसीलिए कंजम्पशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट, कंजम्पशन इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर, हाँ, इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर किया जाता है द अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट द सोसाइटी कंज्यूम्स। जितना ज्यादा गुड एंड सर्विसेज सोसाइटी कंज्यूम करती है उतना बेटर, उतना हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। तो इकोनॉमिक वेलफेयर इंप्रूव होगा कंजम्पशन से। ठीक है, तो कहना क्या चाहते हैं, कंजम्पशन पूरी हमारी इकोनॉमी का बेस है। अगर आप चाहते हैं इकोनॉमी ग्रो करती रहे तो कंजम्पशन भी हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए। बट मैंने कहा था कंजम्पशन हो, आज की रिक्वायरमेंट पूरी हो, आने वाली जनरेशंस को सेक्रीफाइस ना करना पड़े। हाँ, उनके पास, आने वाली जनरेशंस के पास रिसोर्सेज की कमी ना हो, इसका भी ध्यान रखना है।
नेक्स्ट टर्म आता है, नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी से आपका बहुत पाना पड़ने वाला है। हाँ ट्रू। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस, यूटिलिटी मतलब अच्छाई? नहीं 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 नहीं। आम भाषा में कह सकते हैं कि ये चीज मेरे लिए यूजफुल है तो इसमें यूटिलिटी है। हाँ, फॉर अ लेमैन इंग्लिश में आप ऐसा कह सकते हैं, बट यहां पर इकोनॉमिक्स में मैंने कहा इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। हाँ, किसी वस्तु में उसके द्वारा प्रदान की गई सेटिस्फैक्शन की ताकत को, के एबिलिटी को, के पावर को कहते हैं यस यूटिलिटी। ठीक है, दी वांट सेटिस्फाइंग पावर। जो भी वस्तु मैं कंज्यूम कर रहा हूं, हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें हमारी इच्छा को पूर्ति करने की, वांट को पूरा करने की शक्ति है, वरना हम कंज्यूम नहीं करते। एग्जांपल दूं, हाँ, आप क्यों नहीं दवा खा लेते हैं अभी, है ना सर दवा क्यों खा ले, है ना, यही क्वेश्चन पूछेंगे। अरे खा लो ना, घर में रखी बहुत सारी दवाएं रखी हैं, ट्यूब्स रखे हैं, मलम मलम लगा घर में, लगा लो हाथ अपने सब तरफ, लगा लो। घर में ट्यूब रखी है कि नहीं, दवा वाली ट्यूब रखी हुई है, कोई मलहम और जो लोशंस लगे लगा दो घर पे, अपने लगा लो, अपने चेहरे पे मलहम लगा दो, खा लो जितनी दवाएं घर पे रखी है। नहीं करोगे ना? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अभी आप बीमार नहीं हो, अभी आपको उसकी नीड नहीं है। तो कंजम्पशन क्या कर रही है? हमें सेटिस्फैक्शन दे रही है किसी गुड और सर्विसेज के यूज करने का। हम बेवजह कंजम्पशन नहीं करते हैं, है कि नहीं है? कंजम्पशन तभी करते हैं क्योंकि हमें यस उस वस्तु से, उस गुड से, उसके अंदर एबिलिटी है सेटिस्फाई करने, उसके अमाउंट को मेजर करने को कहते हैं क्या? यूटिलिटी। अब आते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव चीज है। यूटिलिटी सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव वो होती है जिसको आप डिफाइन कर सकते हो, जिसको आप फिक्स्ड बता सकते हो कि ये है। हाँ, यूटिलिटी ऑब्जेक्टिव नहीं है, यूटिलिटी सब्जेक्टिव है। क्यों? यूटिलिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड, कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। जो आपके लिए यूटिलिटी हो सकती है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकती है। तो रिलेटिव है ना, वर्सन के साथ चेंज होती है। नेक्स्ट है इट इज नॉट मेजरेबल। तो यूटिलिटी को क्या हम नाप सकते हैं? एक एग्जांपल दूं। हाँ, आपने एक चपाती खाई, आपको बहुत भूख लगी थी, आपने चपाती खा ली, आपको मिली सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी मिली ना चपाती खाने से, है ना? खाते हैं इसीलिए ना, रोटी सब्जी क्यों खा रहे हैं? सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो क्या आप नाप लेते हो, मम्मी को बता देते हो मम्मी 10 सेटिस्फैक्शन मिल गई रोटी खाने से? दूसरी रोटी खाते हो, बोलते हो मम्मी 20 सेटिस्फैक्शन मिल गई, बोलते हो क्या? कभी नहीं बोलते हो ऐसा, है ना? शायद बोलना भी नहीं मम्मी से ऐसा। तो क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि आप जानते हो जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो खाना खा करके, हाँ, उसके कंजम्पशन से आप उसको मेजर नहीं कर सकते। तो यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है। बट एल्फ्रेड मार्शल जी, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने बताया, याद होगा एल्फ्रेड मार्शल के बारे में बताया था, उन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दी थी, वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने कहा था यूटिलिटी को अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो कितना मनी आप स्पेंड करते हैं उस वस्तु के लिए, उससे भी मेजर कर सकते हैं। बट स्टिल यूटिलिटी आप नहीं मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, यूटिलिटी मेजरेबल वस्तु नहीं है। नेक्स्ट है यूटिलिटी रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब रिलेट करती है, कंपेयर की जा सकती है। दो पर्सन को सेम वस्तु सेम यूटिलिटी नहीं देती है। ठीक कहा, दो पर्सन को सेम वस्तु सेम यूटिलिटी नहीं देती है। आपका पेट भरा हुआ है, आपको अगर 2 चपाती दे दी जाए खाने के लिए, और किसी को जिसको बहुत भूख लगी, जिसने बहुत समय से खाना नहीं खाया है, उसको 2 चपाती दे दी जाए खाने के लिए, बताइए किसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी? हाँ, उसको जो हंग्री है, जो बहुत समय से खाया नहीं है कि नहीं? और आपका पेट भरा हुआ है। तो यूटिलिटी व्यक्तियों पर, पर्सन्स पर, टाइम पर, सिचुएशंस पर, बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। 2 अलग अलग व्यक्तियों पे, 2 अलग अलग समय पे अलग अलग यूटिलिटी दे सकती है एक ही वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी और यूजफुलनेस को मिक्स मत करिए कभी भी। हाँ, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं कि एक शराबी है जिसको शराब की पीने की रोज की आदत है। अब शराब उसको यूटिलिटी दे रही है। हाँ, शराब पीने से उसको बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रही है, मिलेगी नहीं सेटिस्फैक्शन के कंजम्पशन से। बट हम जानते हैं
कि जो शराब है उसके लिवर को डैमेज कर देगी, शराब उसके लिए यूजफुल, यस यूजफुल नहीं है, उसकी हेल्थ को खराब कर देगी, पर अगेन यूटिलिटी तो उसको मिल रही है। तो कहना क्या चाहते हैं, यूटिलिटी और यूजफुलनेस दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें यूजफुलनेस तो है ना, पर वो जो ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। एग्जाम्पल तो उसका भी, हाँ आप बीमार हैं और आपको कड़वी से कड़वी डॉक्टर ने दवाई दे रखी है, ये टैबलेट खाइए, तो वो टैबलेट, वो कड़वी दवा आपके लिए बड़ी यूजफुल है, पर आपको उसका कंजम्पशन नहीं देता है, सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, आप नहीं कंज्यूम करना चाहते हो। कड़वी कड़वी दवा देता है लिक्विड पीने के लिए डॉक्टर, ये सिरप पी लीजिए, वो पी लीजिए, छी, आप जानते हैं वो बहुत यूजफुल है, आपकी तबियत ठीक कर देगा मेडिसिन, बट पर मैंने कहा ना, आपको उसमें यूटिलिटी नहीं मिल रही होती, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती, आप शायद ना नुकुड़ करके या नाराज होके उसको कंजम्पशन कर लेते हैं। तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस दो अलग अलग चीजें हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट, नो मॉरल और लीगल कोनोटेशंस, अर्थात यूटिलिटी का मोरालिटी से या लीगल चीजों से कोई लेना देना रिलेशनशिप नहीं है। वस्तु किसी के लिए, मैंने कहा, लीगल या मॉरल है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। शराब वाला एग्जाम्पल फिर से रिपीट किया जा सकता है। हमारे सोसाइटी में शराब पीना अच्छा नहीं माना गया है, स्पेशली फीमेल का नहीं अच्छा माना गया है। लो, मॉरल कोनोटेशंस है। विदेश में चले जाइए आप, वहां फीमेल्स बहुत इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठ के ही, सोसाइटी में, घर में, परिवार में बैठ के ही क्या कर रही है, वाइन और लिकर पी रही है। तो कोई और वैल्यूज है वहां पर, वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहां की सोच अलग है। एक और एग्जांपल लेता हूं, डेकॉइट अर्थात एक डाकू है, उसके पास गन जो है वो उसके लिए बहुत यूजफुल है। गन रखना बिना लाइसेंस के तो अपराध है तो इलीगल चीज, पर ध्यान से देखा जाए तो उसके लिए बड़ी यूजफुल है, वरना उसके बिना तो वो डकैती ही नहीं कर पाएगा। तो लीगल चीज तो नहीं है ना रखना, है ना, उसके पास गन रहना, बट इलीगल है, बट मैंने कहा उसके लिए यूटिलिटी है गन की, हाँ, वरना उसके बिना वो डकैती नहीं कर पाएगा, है ना, लूटपाट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या कहना चाहते हैं, कोई मॉरल या लीगल क्या रिलेशनशिप नहीं है यूटिलिटी का, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है, यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, कोई वस्तु एब्स्ट्रैक्ट कैसे हो सकती है, जैसे आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था बचपन में, है ना, बचपना, है ना, हेल्थ, है ना, तो बचपने को आप नहीं देख सकते हैं, चाइल्ड को तो आप देख सकते हैं। तो समथिंग विच कैन ओनली बी फेल्ट, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड। तो यूटिलिटी आप महसूस कर सकते हैं, पर यूटिलिटी आप क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो यूटिलिटी एब्स्ट्रैक्ट है। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गिवन गुड्स। एक एग्जांपल देते हैं, आपके पास आपकी प्लेट में 4 चपाती रखी है, तो आपने जब चारों चपाती खा ली, यस, चारों रोटियां खा ली, तो जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिली चारों को खाने पे, उसका नाम रखा गया है टोटल यूटिलिटी। तो ये मार्जिनल शब्द क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल शब्द के लिए कीवर्ड है एडिशनल या वन एक्स्ट्रा। जब जब मार्जिनल वर्ड आएगा आप ये ध्यान दीजिएगा, वन एक्स्ट्रा या एडिशनल। तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट। आपने 2 चपाती खाई थी, सेटिस्फेक्शन मिली थी 10, आपने 3 चपाती खा ली, सेटिस्फेक्शन मिल गई 12, तो आपको 2 एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिली 3rd चपाती खाने पे, समझ गए ना। तो एक एक्स्ट्रा करने पर आपको जितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसका नाम रखा गया है मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी, हाँ, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूनिट। और आसान भाषा में बोले, जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पे, यस, उसी का नाम रखा गया है मार्जिनल यूटिलिटी। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपने 2 यूनिट कंज्यूम किया हुआ है और उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है आपको 10, यूटिलिटी मिल रही है आपको 10। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए भी यूनिट दिया गया है यूटिल्स, हाँ, एल्फ्रेड मार्शल ने ये यूनिट दिया था यूटिल्स। तो 2 गुड्स को कंज्यूम करने में आपको यूटिलिटी मिल रही है 10 यूटिल्स, आपने 3 गुड कंज्यूम कर लिया, अब आपको सेटिस्फेक्शन, आपको यूटिलिटी मिल रही है 15 यूनिट्स।
तो अब मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, तो मार्जिनल यूटिलिटी इसी का डिफरेंस है। यस, 15 माइनस 10 दैट इज 5 यूटिल्स। तो जितना एडिशनल यूटिलिटी गेन हो रही है सक्सेसिव कमिटीज के टेक करने से, इसका नाम रखा गया है मार्जिनल यूटिलिटी। यही मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, लगातार क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, इसी का नाम रखा गया है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी is consumed, the utility derived from the additional unit keep on declining। तो क्या कहते हैं इसको ही कहते हैं यस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ है, ये सब पे अप्लाई होता है और यूजुअली सारे गुड्स पर अप्लाई होता है। हाँ, आप एग्जाम्पल से खाने के बारे में सोचिए तो आपको पता चल जाएगा, आप अपने कंजम्पशन के बारे में सोचिए जो आप गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं तो भी आपको पता चल जाएगा। लाइक इसमें मैं एक यूटिलिटी शेड्यूल से आपको इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। आइए समझते हैं। आपने पहली चपाती खाई, आपको टोटल यूटिलिटी मिली 10। आपको अभी और भूख लगी है तो आप क्या करेंगे, सेकंड चपाती खा लेंगे। सेकंड चपाती खा रहे हैं, आपको यूटिलिटी मिल रही है कितनी, 18 यूटिल्स, है ना। यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया गया है। फिर आपने और भूख लगी थी, आपने और चपाती खाई, अब थर्ड चपाती खाई तो यूटिलिटी मिली 24 यूटिल्स। अब आपकी भूख ऑलमोस्ट मिट चुकी है, पर मम्मी या घर वालों के जिद पे नहीं नहीं बेटा और खा ले और खा ले, आपने खा लिया फोर्थ चपाती। पर फोर्थ चपाती से आपको यूटिलिटी बढ़ नहीं रही है, जितनी यूटिलिटी है उतनी ही मिल रही है। देखिए 24 है तो 24 ही मिल रही है। अब आपका गला यहां तक भर चुका है, एकदम यहां तक खाना आपके भर चुका है। अब सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जितनी थी उतनी मैक्सिमम आप पहुंच चुके हैं सेटिस्फेक्शन, आपकी भूख मिट चुकी है। अब सोचिए इसके बाद पांचवी चपाती खिलानी है, तो अगर पांचवी चपाती खिलाएंगे तो कुछ ठूस के खिलाना पड़ेगा, डरा के खिलाना पड़ेगा। हाँ, डरा के खिलाना पड़ेगा। और तब क्या होगा, जो चपाती मुझे लगता है गई भी है वो भी बाहर निकल आएगी, है ना। जो शायद पेट मुझे लग रहा है अनडाइजेस्ट हो जाएगा और कहीं बाहर निकल आएगी। तो आपकी यूटिलिटी क्या हो गई है, ये एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपकी यूटिलिटी क्या हो गई है, देखिए अब 20 हो गई है, उल्टा कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसे निकाली गई है, पहले यूनिट की यूटिलिटी जो टोटल यूटिलिटी है वही मार्जिनल यूटिलिटी है, बट बाद में क्या हो रहा है, सक्सेसिव यूटिलिटीज का डिफरेंस करते जा रहे हैं। ध्यान से देखिए 18 माइनस 10 किया 10 आ गया, 24 माइनस 18 किया 6 आ गया, 24 माइनस 24 किया, यस ये है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, जहां पर आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुकी है, जहां पर इसके बियॉन्ड आपको यूटिलिटी नहीं मिलने वाली है। और उसके बाद क्या हो रहा है, अब तो यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है। देखिए 20 माइनस 24 करेंगे तो माइनस में आ जाएगी। तो क्या दिख रहा है हमें, यस इससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन करने पे, वो मुझे गिरती हुई नजर आ रही है। 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, फिर 0, फिर -4, कैसी दिखाई दे रही है, डिमिनिशिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या ये चीज सब पे अप्लाई होती है, नहीं, ये एक जनरल फिनोमिना है। ज्यादातर चीजों पे आप देखेंगे ये लॉ जिसको हम फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ कह रहे हैं, ये अप्लाई हो रहा है। अच्छा, आपकी हॉबीज पर, पैसा पाने की एबिलिटी पर, नहीं, वहां ये लॉ अप्लाई नहीं होता होगा। जैसे किसी की हॉबी है स्टैम्प कलेक्टिंग करना, किसी की हॉबी है कुछ कॉइन्स कलेक्ट करना, तो वहां जितना और मिलेगा, जितने कॉइन्स वो कलेक्ट कर लेगा, जितने स्टैम्प्स वो कलेक्ट कर लेगा, उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। और चाहिए मुझे, अब वो और खोजने लगेगा, और क्या करेगा, प्रयास करेगा पाने का। तो वहां पे डिमिनिशिंग नहीं हो जाएगी, इंक्रीजिंग यूटिलिटी हो जाएगी। बट मैंने कहा क्योंकि ये कॉमन लॉ है, यूजुअली ज्यादातर चीजों पे जो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं उस पर ये अप्लाई होता है। हाँ, आपके कपड़ों पे भी अप्लाई होता है, आपके मोबाइल पे भी अप्लाई होता है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, आप सोच के देखिए, जो आपके पास लेटेस्ट ड्रेस है, जो आपने अभी लेटेस्ट अपने लिए पैंट शर्ट खरीदी है या ड्रेस खरीदी है, वो आप ज्यादा पसंद करते हैं पहनना, और जो थोड़े पुराने हो गए हैं उसको अलमारी में किनारे छोड़ देते हैं पीछे। आप कहीं भी जाते हैं तो जो नया वाला जो लेटेस्ट ड्रेस खरीदा था वो पहन के बाहर जाना पसंद करते हैं। सिंपल सा रूल है कि यूटिलिटी जो पुरानी चीजों की क्या हो रही है, कम होती जा रही है, हो रही है ना, ये ह्यूमन लॉ है।
और जितनी ज्यादा मैंने कहा यूनिट कंज्यूम करेंगे उतनी पुरानी चीजों की यूटिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी निकालना होगा तो उसमें क्या करेंगे आप, सम ऑफ, दैट इज, इसको कहते हैं समेशन या सिग्मा, सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी। आप चाहें तो मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। लेट्स से आपके पास टोटल यूटिलिटी नहीं दी हुई है तो पहली मार्जिनल यूटिलिटी रिपीट कर देंगे और 10 में 8 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और सक्सेसिवली क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन कर देंगे, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर देंगे। और मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ प्रीवियस यूनिट, अर्थात सक्सेसिव टोटल यूटिलिटीज को माइनस करना है। एक आसान फॉर्मूला दूं उसको याद करने का, आइए थोड़ा ध्यान से देखिए। तो मैं इसका एक आसान फॉर्मूला आपको दे सकता हूं, आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टुन माइनस 1। क्या कहा, हाँ टुन माइनस 1, हाँ TUN को मैंने टुन बोल दिया ताकि आपको याद है, जस्ट टू मेक श्योर कि आप जल्दी भूलेंगे नहीं। टुन माइनस 1, ठीक है, आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रोडक्शन की ओर। नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रोडक्शन। आप जानते हैं प्रोडक्शन क्या होता है, जहां पर रॉ मटेरियल आता है और रॉ मटेरियल फिनिश गुड में चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं प्रोडक्शन, है ना। तो कहीं गुड्स बन रहे हैं, कहीं फैक्ट्री है तो वहां हो रहा है प्रोडक्शन। तो ये तो बात सही है, बट ये इकोनॉमिक्स में इसको बहुत नैरो माना गया है। ये डेफिनेशन गलत नहीं है, एब्सोल्युटली रॉन्ग नहीं है, बट इकोनॉमिक्स में ये बहुत नैरो डेफिनेशन है। इसका एक वाइडर टर्म है, वाइडर टर्म है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो प्रोडक्शन मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। आइए समझते हैं, द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल, ये तो आप जानते हैं, गुड एंड सर्विसेज बनाना, ठीक है। कहीं फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री है, वहां चेयर टेबल सोफा बन रहा है, हो गया प्रोडक्शन हो गया। बट थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में देखते हैं, इट मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। हाँ, प्रोडक्शन इज एडिशन ऑफ यूटिलिटी। आपने किसी वस्तु में क्या कर दी, यूटिलिटी ऐड ऑन कर दी, तो भी आपने क्या कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया। एग्जांपल दो, आइए, जैसे फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म मतलब होता है आकार देना। आपने यस फर्नीचर बनवाना है, ठीक है, पर फर्नीचर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्लाईबोर्ड चाहिए, माइका चाहिए, फेविकोल चाहिए, है ना, उस पर लगने वाले आयरन नेल चाहिए, कील चाहिए। तो उसका रूप बदल करके, यस, उसको कट करके, उसको चेंज करके, प्रोसेस करके चेंज कर दिया जाता है फर्नीचर के रूप में। तो फॉर्म बना दिया, आकार बना दिया, है ना। कॉटन से कॉटन टेक्सटाइल बन जाता है। टाइम यूटिलिटी, हाँ, जो गुड्स आज प्रोडक्शन हो रहे हैं और आज नहीं बिक रहे हैं, पर तब तक वो क्या किए जाते हैं, स्टोर कर दिए जाते हैं वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस, गोडाउन्स क्या कर रहे होते हैं, टाइम यूटिलिटी दे रहे होते हैं इस गुड्स को। हाँ, वो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, पर मैंने कहा उस गुड्स को यस हेल्प कर रहे हैं टाइम पर मार्केट में रीच करने में। जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक वो क्या है, हाँ, प्रोड्यूस हो गया है, रखा है। नेक्स्ट है प्लेस यूटिलिटी। तो गुड्स एक प्लेस पर बन गए हैं, लेट्स से आसाम में चाय प्रोड्यूस हो गई है, पर प्लेस ऑफ कंजम्पशन क्या है आपका, आपका घर। हाँ, तो वहां से यहां तक पहुंचाना ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी है। तो ट्रांसपोर्ट भी क्या कर रहा है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। उस प्रोड्यूस गुड्स को यहां तक पहुंचा के, प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचा करके क्या कर रहा है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। एंड लास्ट इज सर्विस यूटिलिटी। आपको बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, एडवर्टाइजिंग सर्विस लेनी होती है ताकि आपके गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाए, हाँ, कंज्यूमर तक पहुंच जाए। इवन हमें और आपको डॉक्टर से सर्विस लेनी होती है ना, अपने वेलबींग के लिए। हमें टीचर की सर्विस लेनी होती है। अगेन ये सब क्या कर रहे हैं, ये लोग भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस क्रिएटर हैं। हाँ, ये लोग भी आपको क्या कर रहे हैं, यूटिलिटी दे रहे हैं, आपकी किसी न किसी वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग एबिलिटी। ध्यान होगा आपको, लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। आइए अब समझते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए हमें फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। और अब हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में, सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। तो किसी भी प्रोडक्शन करने में कम से कम 4 फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। वो 4 फैक्टर्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप।
अब ये लैंड क्या है? क्या जमीन है लैंड जहां पे फैक्ट्री बन सकती है? नहीं नहीं नहीं, लैंड मीन्स ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इसका मतलब फॉरेस्ट, इसका मतलब वाटर बॉडीज, इसका मतलब मिनरल्स और इवन लैंड, सब क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है और सब लैंड है। हाँ, इकोनॉमिक्स की भाषा में इन सबको लैंड माना गया है। इसका मतलब है आयरन ओर, मिनरल और फॉरेस्ट सब आपके क्या हैं? लैंड माने जाएंगे। तो बिना लैंड के यस आप कल्पना भी नहीं कर सकते किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है लेबर। हाँ, लेबर का मतलब तो आप जानते ही हैं, लेबर वो मजदूर है जिसको आप समझ रहे हैं जो आपके लिए प्रोडक्शन कर रहा है। पर याद रखिएगा, लेबर का मतलब मजदूर नहीं है बल्कि ह्यूमन एफर्ट है, और ये एफर्ट मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। इसका मतलब टीचर क्या कर रहा है, लॉयर क्या कर रहा है, डॉक्टर क्या कर रहा है? मेंटल एफर्ट लगा रहा है। बट जो आप लेबर देखते हैं, मजदूर देखते हैं जो आपके लिए बोझा उठा रहा है, दैट इज फिजिकल लेबर है। तो ह्यूमन एफर्ट दैट मींस बोथ फिजिकल और मेंटल, बोथ आर कॉल्ड एज लेबर। और लेबर को उनकी सर्विसेज के लिए हमको देना पड़ता है वेजेस, सैलरी और या तो फी। लैंड को क्या देते हैं? यस, मेरा क्वेश्चन आप आज के लिए आपसे यही है, व्हाट इज द रिवॉर्ड फॉर फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, है ना? चलिए मैं वेट करूंगा, मुझे मालूम है आपको इसका आंसर पता होगा और आप झिझकिए मत। रॉन्ग राइट बस क्या करना है, कमेंट कर डाल। यस, राइट द कमेंट एंड आई एम श्योर आई विल रिप्लाई योर ऑल कमेंट्स। मैं भी आपके कमेंट पे जवाब लिखूंगा। बस आपको बताना है क्या, व्हाट इज द रिवॉर्ड फॉर द फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड। चलिए, लेबर का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल, तीसरा फैक्टर। बिना कैपिटल के, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मींस मैन मेड और प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा, कैपिटल इज द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द यस ओनर। तो ओनर ने पैसा लगाया, पैसे से क्या खरीदी गई? प्लांट खरीदा गया, इक्विपमेंट खरीदा गया, मशीनरी खरीदी गई। तो ये सब मैन मेड चीजें हैं जो फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करने में मदद करती हैं, इन सबको कैपिटल बोला जाता है। ये सब मैन मेड चीजें हैं ना, मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लांट, ये सबको कहते हैं कैपिटल। चौथा और आखिरी फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीनों फैक्टर में, सॉरी इन चारों फैक्टर में, जो चौथा और आखिरी फैक्टर है, चार फैक्टर से प्रोडक्शन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ, जो फैक्टर क्या करता है? रिस्क बियर करता है, जो सबको ऑर्गेनाइज करता है, इन सारे फैक्टर्स को साथ ले आता है और क्या करता है? प्रॉफिट के लिए काम करता है, जिसको फाइनली लॉस भी हो सकता है, रिस्क बियर करता है, वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। जो ओनर है अर्थात जो रिस्क बियरर है वही है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। कहते हैं ना कि बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन शब्द जो है उससे प्रॉपर वर्ड है क्या? एंटरप्रेन्योर। यस, एंटरप्रेन्योर। आइए अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। चार फैक्टर्स मैंने बता दिए आपको। हाँ, कैपिटल के बारे में मैंने बताया नहीं आपको कि कैपिटल को एज अ रिवॉर्ड क्या मिलता है। तो कैपिटल के बदले उसको इंटरेस्ट मिलता है रिवॉर्ड फॉर सर्विसेज के लिए, और एंटरप्रेन्योर को तो बता ही दिया, प्रॉफिट मिलता है। अब आता है पहला, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर इज कोऑपरेशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप सब मिलके क्या करते हैं? किसी आउटपुट के लिए काम करते हैं। याद रखिएगा, जहां ये चारों मिलेंगे वहीं प्रोडक्शन हो पाएगा। फिर से, जहां ये चारों मिलेंगे वहीं प्रोडक्शन हो पाएगा। कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी इन चारों फैक्टर्स के बिना पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप सोच के देख लीजिए, किसी फैक्ट्री का नाम बताइए, किसी यूनिट का नाम बताइए जहां पर क्या हो रहा हो, ये चारों फैक्टर्स नहीं लग रहे हैं और गुड्स भी प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर, नहीं ना। तो चलिए, तो इनकी कोऑपरेशन से ही क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज। ये फैक्टर्स, कभी लैंड ज्यादा हो सकती है, लेबर कम हो सकता है, कैपिटल और कम हो सकता है, और एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है। मतलब इनका कॉम्बिनेशन डिफरेंट तरीके से हो सकता है ना। कभी लेबर बहुत ज्यादा हो सकते हैं, कैपिटल कम हो सकती है ना। तो दे कैन कंबाइन इन डिफरेंट वेज। नेक्स्ट है फैक्टर सर्विसेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन। तो फैक्टर खुद नहीं करते हैं, बल्कि फैक्टर जो अपनी सर्विसेज देते हैं उससे प्रोडक्शन होता है। लेबर क्या कर रहा है आपके लिए? लेबर अपनी लेबर सर्विसेज दे रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन करना पॉसिबल हो पा रहा है। तो लेबर की सर्विसेज हेल्प कर रही है। लैंड की प्रोडक्टिविटी, लैंड की उपजाऊ शक्ति क्या कर रही है? हेल्प कर रही है गुड्स को प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट है दे
हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। यस, जो भी फैक्टर्स हम बात कर रहे हैं, 4 फैक्टर की मैंने बात की, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब का क्या है, फिजिकल रूप है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब फर्म भी है, ठीक है। और डिमांड फॉर द फैक्टर्स इज डिराइव्ड डिमांड। हम अगर लेबर की डिमांड कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट डिमांड नहीं है, क्योंकि लेबर जो काम कर रहा है, यस, लेबर जिस काम में हम यूज कर रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है जिसका हम आउटपुट बना रहे हैं, क्या उसकी डिमांड हो रही है कि नहीं हो रही है। एक एग्जांपल से बताऊं उसको, डिराइव्ड डिमांड कैसे है, इनडायरेक्ट डिमांड कैसे है फैक्टर्स की। अगर एक फैक्ट्री में 100 लेबर काम कर रहे हैं और वो फैक्ट्री पेन बना रही है, अगर पेन की बाजार में डिमांड बढ़ेगी तो हमें और पेन बनानी पड़ेगी, नतीजा हमें और लेबरों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर पेन की डिमांड होगी मार्केट में तब तो लेबर की डिमांड होगी ना। तो डिमांड फॉर पेन डायरेक्ट डिमांड है, पर डिमांड फॉर लेबर, यस, इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड है। मतलब फैक्टर्स की डिमांड डिराइव्ड डिमांड होती है, इनकी डिमांड डिपेंड करती है इनके आउटपुट पर। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल फैक्टर्स डू नॉट हैव सेम मोबिलिटी। क्या सारे फैक्टर्स कहीं भी मूव किए जा सकते हैं? मोबिलिटी मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, या एक आउटपुट के रिसोर्स से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर देना? जी नहीं। कैपिटल का मूव करना मुश्किल है, लैंड का मूव करना तो और भी मुश्किल है, सबसे लेस मोबाइल है लैंड। तो लेबर, यस, लेबर सबसे ज्यादा मोबाइल है, और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप। ये दोनों क्या किए जा सकते हैं, मूव किए जा सकते हैं। तो मोबिलिटी सबकी क्या है, अलग अलग है, सब में सेम टाइप की मोबिलिटी नहीं है। प्राइस, तो आम भाषा में यस मेरे और आपके लिए प्राइस मतलब होता है किसी चीज की कीमत। आप बाजार में शर्ट खरीदने गए, आपने पूछा भैया शर्ट कितने की है, 1000 रुपए की है, तो जो मॉनेटरी वैल्यू आपने दी उसके बदले, शर्ट के बदले, वो है प्राइस। तो द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज टू बी गिवन टू गेट द कमोडिटी। तो सर्विस का भी तो पैसा देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप कराने, इलाज कराने, हाँ, ट्यूशन पे जाते हैं टीचर के पास, ट्यूशन फीस देते हैं, होता है। तो जब कोई गुड्स या सर्विसेज को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं तो बन जाता है प्राइस। पर आइए, प्राइस में भी एब्सोल्यूट प्राइस, मनी प्राइस क्या है? तो जो प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज की हम मनी के टर्म्स में बताते हैं, हमारे देश में मॉनेटरी यूनिट चल रही है रुपी, तो रुपी के टर्म्स में बताएंगे वो एब्सोल्यूट प्राइस या मनी प्राइस कहलाएगा। अब फ्री गुड्स क्या होते हैं? फ्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होते हैं, अर्थात जिसके लिए आपको पैसा नहीं देना होता है, मतलब दे डू नॉट हैव अ प्राइस। एयर, यस, एयर के लिए आप कितनी कीमत देते हैं गवर्नमेंट को? फ्री में है ना, मिल रही है सारी एयर आपके आसपास। उसी तरह से कॉमन सप्लाई ऑफ वाटर, हाँ, बिस्लरी की बात मत करिएगा, बिस्लरी का प्राइस देना पड़ता है आपको, है ना, क्योंकि पैक्ड मिनरल वाटर है। बट मैंने कहा जो जनरल सप्लाई ऑफ वाटर है, हाँ, जो हैंडपंप से मिल रहा है, यस, कुएं से निकल रहा है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक गुड, अर्थात गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दे हैव अ प्राइस। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्राइस पे किया है उनकी सर्विसेज लेने के लिए। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और यस, 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैं बताऊंगा, चौथा आपको क्या करना है, आज का मेरा क्वेश्चन रहेगा। क्या 3 मैं बोल दूं? लैंड, लेबर, कैपिटल। आपको बताना है 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मुझे मालूम है आप सबको आता होगा, बट करना क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मैं और आपके सारे दोस्त यस इस आंसर को जाने। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा। रॉन्ग और राइट याद रखिएगा नहीं होता है, इट्स अबाउट शेयरिंग, इट्स अबाउट, हाँ, गिव एंड टेक। आपने बताया तो औरों को पता चला, और औरों को भी मालूम था, उन्होंने भी लिखा इस जवाब को, और मैंने भी क्या किया, यस, इसको आंसर रिप्लाई किया। चलिए, जरूर रिप्लाई करिएगा, हाँ, अच्छा लगेगा मुझे बहुत। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस, जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिमांड हम करते हैं, वो प्राइस और जिस प्राइस में एक प्रोड्यूसर एक सेलर गुड्स को बेचना चाहता है, जहां ये दोनों क्या हो जाते हैं, यस, मीट कर जाते हैं। यस, मेरे हाथ में एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, जब मीट कर जाते हैं, क्या, डिमांड एंड सप्लाई के प्राइसेस उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, का नाम रखा गया है इक्विलिब्रियम प्राइस। डायग्राम के लिए मेरे पास थोड़ी सी जगह है, मैं यहां पे कोशिश करता हूं आपके लिए डायग्राम भी दिखा दूं।
ये रहा डिमांड जो कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाता हुआ नजर आ रहा है आपको, और ये रहा सप्लाई, है ना, जो कि लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है। तो जहां ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं, जहां ये दोनों मीट करते हैं, यस, इस प्राइस को कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम प्राइस का। गॉट इट? तो द प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड। तो मार्केट में हमेशा क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। आप जो प्राइस पे गुड्स खरीदना चाहते हैं और जिस प्राइस पे प्रोड्यूसर बेचना चाहता है, जब तक मीट नहीं करेगा तब तक बाजार में वो वस्तु आप नहीं खरीद पाएंगे। एग्जाम्पल दो एक तो, चलो आप खरीदने गए बाजार में फ्रूट्स, मैंगो खरीदने गए बाजार में, और आम वाले ने कहा भैया 50 रुपये किलो आम है। तुम कहे बोले भैया नहीं लूंगा, बहुत महंगा दे रहे हो तुम, थोड़ा कम करो, 45 दोगे? थोड़ी देर बाद हाँ ना करने के बाद वो एग्री हो जाता है 45 में देने को। तो प्राइस 45 क्या बन गई, इक्विलिब्रियम प्राइस मिल गई, क्योंकि डिमांड की प्राइस 45 है, तो सेलर ने जो प्राइस दिया आपको, जिस पे बेचने को तैयार हो गया, वो 45 है, उसका नाम है इक्विलिब्रियम प्राइस। इसका मतलब मैं और आप बाजार में क्या कर रहे हैं, यस, इक्विलिब्रियम प्राइस पे ही गुड्स खरीद रहे हैं और वो लोग बेच रहे हैं। अब आता है जनरल प्राइस लेवल। ये जनरल प्राइस लेवल का क्या है? जब किसी इकोनॉमी में ये पता करना हो कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो बन रहे हैं उनका मार्केट में प्राइस क्या है, हाँ, उसकी एवरेज प्राइसिंग क्या है, उससे नाम बनता है जनरल प्राइस लेवल। कैसे? मैंने कहा सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो पैदा हो रहे हैं उसकी एवरेज वैल्यू निकाल दी जाएगी, तो आ जाएगा यस जनरल प्राइस लेवल, द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। एक एग्जांपल दूं उसका भी। बाजार में आप सामान खरीदने जा रहे हैं, मान लेते हैं एग्जांपल, फिर से फल फ्रूट की बात करते हैं, फ्रूट्स की मैं एग्जांपल ले रहा था। तो आप बाजार में फ्रूट्स लेने जा रहे हैं, मैंगो वाले से पूछ रहे हैं भैया मैंगो कितने का है? भैया 90 रुपीज किलो है। एप्पल कितने का है? भैया 200 रुपीज किलो का है। भैया पाइनएप्पल कितने का है? 500 रुपीज किलो का है। तो आपने देखा कि जनरली सबकी प्राइस जो है वो मार्केट में ये चल रही है इस समय। अब आप जब इसको अपने पास डाटा में, जब आप इससे पहले गए थे खरीदने के लिए, जब उससे कंपेयर करते हैं, अरे पिछली बार तो मैं जब खरीदने गया था तो मैंगो तो सिर्फ 70 का मिल रहा था, आज ये 90 का बोल रहा है। या पिछली बार जब मैं बाजार गया था तो पाइनएप्पल सिर्फ 200 का था। तो अब क्या हो रहा है, आपने अपने पास डाटा से आज जब कंपेयर किया तो आपको पता चल गया दाम ऊपर है कि नीचे है। तो जनरल प्राइस लेवल ऐसे ही डिसाइड होती है। ठीक है, यही डिसाइड करती है कि बाजार में इन्फ्लेशन होगा कि डिफ्लेशन होगा। हाँ, इन्फ्लेशन, महंगाई, डिफ्लेशन, यस, जब दाम गिर जाता है। आइए समझते हैं इन्फ्लेशन, द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एंड एप्रिशिएबल राइज इन जनरल प्राइस लेवल। ये जो जनरल प्राइस लेवल है जिसके बारे में डिस्कस किया, ये लगातार क्या होती रह रही है, बढ़ती जा रही है। आपने सुना होगा पेट्रोल लगातार महंगा होते जा रहा है ना। कभी आपने अपने पेरेंट्स से पूछा होगा कि वो बताते होंगे, अरे जब मैंने ना बेटा गाड़ी ली थी तो पेट्रोल 20 रुपए लीटर था, आज कितने का है? आज 100 रुपए लीटर हो गया। तो लगातार क्या देखा गया, कंटिन्यूअस एंड एप्रिशिएबल, अर्थात प्राइस हमेशा बढ़ता भी चला गया, और एप्रिशिएबल मतलब होता है कमेंडेबल, ये प्राइस जो कि रिकॉर्डेड है, ये प्राइस जो कि विजिबल है। अगर प्राइस राइज होता है और कुछ समय बाद फिर फॉल हो जाता है वस्तु का, हाँ, और राइज फिर फॉल, तो इसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। इन्फ्लेशन तब माना जाएगा जब क्या होगा, राइज होता ही रहे, प्राइस होता ही रहे, राइज होता ही रहे, और क्या हो, हाँ, कंसिस्टेंटली प्राइस राइज होता रहे, और वो प्राइस राइज 1-2% से ज्यादा होना चाहिए। कितना? 1-2% से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि 1-2% से कम होगा, 1% से कम, 2% से कम होगा, तो उसकी बहुत वैल्यू नहीं होगी, वो बहुत राइज नहीं माना जाएगा, एप्रिशिएबल राइज नहीं माना जाएगा। तो कंटिन्यूअस राइज होना चाहिए, एप्रिशिएबल राइज होना चाहिए, जब तब कहते हैं महंगाई हो गई है। कहते नहीं है समाज में, आपने सुना होगा मम्मी पापा भी कह रहे बड़ी महंगाई हो गई, बड़ी महंगाई हो गई है, तो इसीलिए कह रहे हैं, वो महंगाई यही है, इन्फ्लेशन है। दूसरा क्या है, इन्फ्लेशन का उल्टा है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, हाँ, फॉल इन दी जनरल प्राइस लेवल। अगर राइज हो सकता है तो प्राइस फॉल भी होगा।
क्या लगता है आपको, इन्फ्लेशन अच्छा है कि डिफ्लेशन? क्या कहते हो? कह रहे हो डिफ्लेशन बड़ा अच्छा है ना, क्योंकि चीजें सस्ती हो जाएगी, मोबाइल सस्ता हो जाएगा, है ना, रिचार्ज सस्ता हो जाएगा, यही कह रहा हूं ना? नहीं नहीं, याद रखना, डिफ्लेशन इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। वो कैसे? डिफ्लेशन से प्रोड्यूसर्स बर्बाद हो जाएंगे, इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएंगी। समझ गए ना क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट की वैल्यू गिर जाएगी मार्केट में जब वो बेचने जाएंगे। कॉस्ट तो ज्यादा लगी थी उनकी, अब वो बेचने जा रहे हैं, प्राइस गिर गई है, बर्बाद हो जाएंगे। कहां से देंगे अपने 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 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहां से भरेंगे? अपने लेबर को वेजेस कैसे देंगे, सैलरी कैसे देंगे? गॉट इट? तो इन्फ्लेशन होना अच्छा है इकोनॉमी के लिए, पर कंसिस्टेंट एंड ग्रेजुअल राइज होना चाहिए, सडन एंड स्टीप राइज अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, अब आता है इन्फ्लेशन दो वजह से हो सकती है। मैं आपको दो रीजन दूंगा इन्फ्लेशन का। पहला इन्फ्लेशन का रीजन दे रहा हूं, पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जानते हैं 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 आया, 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया। सर वर्ल्ड वॉर का से क्या मतलब है? ये सोच रहे हैं? हाँ, तो वर्ल्ड वॉर में जर्मनी बर्बाद हो गई। ठीक है, अभी मैं रिलेशन बताने जा रहा था। वर्ल्ड वॉर में जर्मनी बर्बाद हो गई, तो जब जब रिपब्लिक बनी वर्ल्ड वॉर 1 के हार के बाद, तो उस रिपब्लिक ने वाइमर रिपब्लिक का नाम रखा गया था। तो जर्मनी ने जब आज़ादी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अपनी हार कबूल कर ली और अपनी बर्बादी को सुधारने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, खूब सारे जर्मन करेंसी, उस समय जर्मनी में मार्क नाम की करेंसी चलती थी, MARK मार्क, उसको खूब सारी करेंसी छाप दी और लोगों को बांट दिया, सबको दे दिया, आओ तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। जितने देश में गरीब थे सबको बोरे बोरे भर भर के क्या दे दी, करेंसी दे दी। आपने सोचा वाह सर कितनी अच्छी गवर्नमेंट है वहां की ना? नहीं, बहुत ही बेवकूफ गवर्नमेंट थी वहां की। समझ गया ना? पूरा जर्मनी इसके चक्कर में क्या हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ मालूम है कि नहीं? इसके बाद वहां पर हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वो कैसे हो गया सर? अब आप सोचिए, जिसके पास क्या थे, कुछ नहीं था, जिसके पास खाने को नहीं है, गरीबी है वहां पे पूरे देशवासियों में, सारे देशवासियों को क्या कर दिया, बोरा बोरा भर के क्या कर दिया गया, नोट दे दिया गया, करेंसी। समझ गए ना? बैग फुल ऑफ करेंसी दे दिया, जाओ ले लो। गरीबी तो गवर्नमेंट को क्या करना है, नोट छापने की मशीन है उनके पास, बटन दबाओ नोट छप के बाहर आ जाएगा, जैसे आरबीआई के पास है। वहां की भी तो आरबीआई होगी ना, वहां की भी तो सेंट्रल बैंक होगी। समस्या खत्म हो गई? नहीं, अब सबके पास खूब सारे पैसे हैं, अब सब लोग क्या करने जा रहे हैं, सामान खरीदने जा रहे हैं। जिनको बहुत समय से खाना नहीं खाया था वो खाना खरीदने जा रहे हैं, जिनको और चीजें चाहिए, किसी को घर चाहिए था, किसी को खेत चाहिए थे, किसी को मकान चाहिए था, किसी को कपड़े चाहिए थे, किसी को गहने चाहिए थे, सब ने क्या किया, एक साथ परचेजिंग करना शुरू कर दिया, एक साथ टूट पड़े बाजार में खरीदने के लिए। जो बहुत समय से खाए नहीं थे उनको खूब सारा पैसा मिल गया था, अब वो एक साथ अनाज खरीदने चले गए हैं। सबको वीट चाहिए, राइस चाहिए, तो क्या होगा? हाँ, पहले दिन वीट राइस की प्राइस 500 हो गई, अगले दिन वीट प्राइस 5000 हो गई, एक हफ्ते बाद वीट की प्राइस हो गई 5 लाख रुपए किलो हो गई, और उसके बाद तो 10 लाख रुपए किलो हो गई। मतलब क्या हो गया, 10 लाख दोगे तो कितना मिलेगा, 1 किलो वीट मिलेगा। अब ऐसा क्यों, प्राइस ना क्यों राइज हो गया? क्योंकि डिमांड एक्सेसिव आ गई, पर सप्लाई वीट की अचानक कैसे बढ़ेगी? जितना देश से प्रोडक्शन हो रहा है, जितना खेती से प्रोडक्शन हो रहा है, वो तो उतना ही रहेगा। नतीजा क्या हो गया, प्राइस भयंकर हाइपर इन्फ्लेशन हो गई। हाँ, जर्मनी बर्बाद हो गया। तो वो जो बड़े बड़े नोट थे, उनके पास खूब सारे नोट थे, अब उससे भी बहुत ज्यादा सामान नहीं खरीद पाएंगे। बोरा भर का नोट देंगे तब जाके क्या होगा, 1 या 2 किलो राइस मिलेगी उनको। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, मनी की वैल्यू वहां पर क्या हो गई, गिर गई। देखा, इस हिस्टोरिकल एग्जांपल से पता चलता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब क्या होगा, जब इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई होगी, जनरल प्राइस लेवल राइस क्यों हो जाएगी? क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी सप्लाई के मुकाबले। सप्लाई नहीं बढ़ रही है, याद रखिएगा, सप्लाई मतलब प्रोडक्शन। तो मैंने एग्जांपल दिया, फूड ग्रेड का एग्जांपल दिया, व्हीट का एग्जांपल दिया, राइस का एग्जांपल दिया। तो व्हीट राइस अचानक नहीं पैदा होंगे ना, कि खेत में पैदावार अपने बढ़ जाएगी नोट देख करके, ऐसा तो होगा नहीं। खेत की पैदावार जो प्रोडक्शन हो रही है, खेतों से होने वाला है, वो अपने क्रॉपिंग सीजन में ही होगा। तो अभी सप्लाई नहीं बढ़ी है, पर डिमांड अचानक बढ़ गई है, इसीलिए प्राइस एक्सेसिवली राइज हो गई, और इसका नाम रखा गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ऐसा कभी कभी हम लोग के पास होता है, कभी कभी सुनते होंगे आप कि प्याज महंगा हो गया, रीजन समझ गए होंगे आप, है ना? तो कभी कभी अपनी इकोनॉमी पे भी थोड़ा नजर रखा करिए। हाँ, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक सलाह है मेरी कि हो सके तो आप, एक चैनल आता है CNBC आवाज,
हाँ, ये आपके और मेरे लिए चैनल है, कॉमर्स ग्रुप के बच्चों के लिए चैनल है। या आप चाहें तो जी बिजनेस भी देख सकते हैं। हो सके तो 30 मिनट्स का शो है ना, 9 बजे का शो आप जरूर देखें, 9 से 9:30 का शो देखें, जिसमें जनरल न्यूज़ आती है पूरी इकोनॉमी के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट जो नई पॉलिसीज़ बना रही होती है, इंडस्ट्रीज़ क्या उनके मार्केट की कंडीशंस चल रही हैं, इस सब की जानकारी होती है। जरूर देखें, अपना जनरल नॉलेज धीरे धीरे इंप्रूव करें। हाँ, तो आगे बढ़ता हूँ। चलिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, हाँ, अभी तो क्या हुआ था, इन्फ्लेशन क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कहा डिमांड लोगों की बढ़ गई, सबको चाहिए वो वस्तु, सप्लाई नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरा इसका उल्टा है, दूसरा टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट में क्या हो जाएगा, अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं, सोचिए मेरे यहाँ फर्नीचर बनता है, अब फर्नीचर की कॉस्ट बढ़ जाए मेरी, जैसे मुझे लकड़ी जो लगानी थी फर्नीचर में वो महंगी पड़ जाए, जो मैं लेबर को अपने चार्जेस देता हूँ, अपने यहाँ फैक्ट्री में वर्कर्स को जो सैलरी देता हूँ, वेजेस देता हूँ, वो मुझे ज़्यादा देना पड़ जाए, अब मैं कहाँ से लूँगा पैसा इसका? ऑब्वियस बात है, मैं अपने फर्नीचर की दाम मार्केट में बढ़ा दूंगा। तो इसका नाम क्या रखा गया है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। व्हेन द प्रोड्यूसर्स हैव टू पे हायर कॉस्ट, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टेंड्स टू बी हायर। ऑब्वियस बात है, प्रोड्यूसर अपने जेब से तो कॉस्ट भरेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, कॉस्ट में जोड़ देगा, नतीजा कॉस्ट महंगी हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन कॉज्ड ड्यू टू द राइज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो प्लीज 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 लाइक बटन प्रेस करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यस। वैल्यू, तो मैंने बताया प्राइस और वैल्यू आम भाषा में मैं और आप कंफ्यूज कर जाते हैं क्या है। तो आइए समझते हैं वैल्यू क्या है। वैल्यू मतलब वैल्यूएशन। हाँ, आप क्या वैल्यू करते हैं अपने मम्मी पापा का? अरे सर ये कैसी बात पूछ रहे हैं? हाँ, तो मेरे नज़रों में मेरे माँ बाप की वैल्यू बहुत ऊंची है ना, उनका प्यार बहुत, क्या वैल्यू कर सकते हो? नहीं, मेजर नहीं कर सकते हो, तो वैल्यू वो भी है ना। पर क्या इस पेन की कीमत कितनी है? हाँ, ये भी वैल्यू है। तो आओ समझते हैं वैल्यू क्या है। तो वैल्यू है वैल्यूएशन। यस, वैल्यूएशन प्लेस्ड बाय हाउस होल्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। जब हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, जब उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे सेटिस्फेक्शन जो पाते हैं, तो हम उसकी क्या वैल्यू प्लेस करते हैं, उसका नाम रखा गया है वैल्यू। अब वैल्यू में आती है वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू इन यूज, मतलब उसकी यूज करने में क्या वैल्यू मिली। तो कंजम्पशन वैल्यू, अर्थात मैंने कहा उसको जब आप कंज्यूम करते हैं, आपको बहुत भूख लगी है, हाँ बहुत भूख लगी है, थक के आए हो स्कूल से है ना, और बहुत भूख लगी है, मम्मी ने गरम गरम क्या किया, लंच आपके लिए बना के रखा है, मैगी बना के रखी है आपके लिए। वो मैगी नहीं लगेगी आपको, आपको लगेगा स्वर्ग का, हाँ स्वर्ग का अमृत मिल गया। क्यों? वैल्यू इन यूज, क्योंकि आपको कितना कंजम्पशन करने पर कितनी वैल्यू ली आपको मिली, कितना सेटिस्फेक्शन मिला। हाँ, कंजम्पशन वैल्यू ऑफ अ कम्युनिटी इज कॉल्ड एज, यस, अगर आपको बहुत प्यास लगी है, यस पसीने से आप तरबतर है, और आपको वहीं से एक बोतल पानी की मिल जाती है, ओहो क्या मजा आ जाता है ना, और ठंडा मिल जाए तो और मजा है कि नहीं। तो फूड, वाटर, ये सब चीजें हैं जिनकी कंजम्पशन वैल्यू है, यूज करने पे आप, यस। और दूसरा होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज, हाँ, ये वो वैल्यू है जिसको हम रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, दूसरी वस्तु में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मार्केट वैल्यू क्या है उस वस्तु की, हाँ, उस बॉटल ऑफ वाटर का मार्केट में कीमत कितनी है, उसका नाम रखा गया है मॉनेटरी वैल्यू, अर्थात मार्केट वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी। जैसे कुछ चीजें हम बार्टर सिस्टम में भी अदला बदली कर सकते हैं, और कुछ चीजें हम बाजार में जाके पैसे देके भी खरीद सकते हैं। ये दोनों ही वैल्यू किस में आती है? एक्सचेंज करने की वैल्यू आती है, रुपए में भी और वस्तु में भी मेजर कर सकते हैं। अब इसके अंदर आता है, हाँ, वैल्यू इन एक्सचेंज दो टाइप की आती है, नॉमिनल वैल्यू और दूसरा आता है रियल वैल्यू। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉमिनल वैल्यू की। नॉमिनल, हाँ, मॉनेटरी वैल्यू, रुपए में कितनी कीमत है, मतलब एक तरह से प्राइस। तो इसका मतलब है, आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, क्या कि नॉमिनल वैल्यू, जो कि वैल्यू की एक डेफिनेशन है ना, इज ऑल्सो नोन एज प्राइस। ठीक है, तो द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी, एग्जांपल, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ कॉटन इज ₹200।
आप बाजार में गए, 1 मीटर कॉटन कपड़ा दे दीजिए भैया, खरीदने गए थे, दुकानदार ने कहा भैया 200 रुपए दे दीजिए, आपने 200 रुपए दिया, 1 मीटर कॉटन ले लिया। तो ये 1 मीटर क्या है, उसकी नॉमिनल वैल्यू है। अब आता है रियल वैल्यू, अर्थात वैल्यू ऑफ वन गुड इन टर्म्स ऑफ अनदर। हाँ, कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी हम ले लें तो क्या होगा, तो उसे कहेंगे रियल वैल्यू। हाँ, परचेजिंग पावर ऑफ वन कमोडिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अदर। फिर एग्जांपल देते हैं, लाइक रियल वैल्यू ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। अब रुपीस में नहीं बताएंगे, अब बताएंगे इज इक्वल टू 5 किलोग्राम ऑफ राइस, मतलब 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, 1 मीटर कपड़ा 5 किलोग्राम ऑफ राइस के, 5 किलोग्राम ऑफ राइस के बराबर है। हो गया ना बार्टर। हाँ, मार्केट, मार्केट, हाँ, जहां पर आप सामान खरीदने जाते हैं बेस और दुकानदार बहुत सारे होते हैं उसे कहते हैं मार्केट। हाँ, जब बहुत सारी दुकानें होती हैं और बहुत सारे खरीदार होते हैं उसे कहते हैं मार्केट। हाँ, ये मार्केट इकोनॉमिक्स में नहीं है। हाँ, जिस मार्केट को आप सोच रहे हैं वो एक फिजिकल प्लेस है ना, जैसे सब्जी मार्केट है ना, फल मार्केट, कपड़ों का मार्केट नहीं। इकोनॉमिक्स में मार्केट वो नहीं है। मार्केट मैकेनिज्म है, मार्केट एक सेटअप है, मार्केट एक एनवायरनमेंट है जिससे बायर्स और सेलर्स मीट कर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं आपस में और मेक अ डील ओवर द गुड्स एंड सेटल द प्राइस। जब ऐसा कर पाते हो, जिस भी माध्यम से कर पाते हो, यस, जिस भी मीडियम से कर लेते हो, वो सब मार्केट बन जाता है। लाइक आपका मोबाइल, हाँ, आपका स्मार्टफोन एक मार्केट है। आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, हाँ, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ये भी एक मार्केट है। टीवी में टेली शॉपिंग नेटवर्क, एशियन स्काई शॉप, फोन मिलाया, प्रोडक्ट घर पे आ गया, टेली शॉपिंग हो गई, ये भी एक मार्केट है। तो फिजिकली दुकानों तक पहुंचना कोई जरूरी नहीं है ना। अब किसी भी माध्यम से बायर और सेलर्स बस आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो माध्यम, वो मीडियम, वो सेटअप जिनसे बायर सेलर मिलते हैं को कहा गया है मार्केट। आइए मार्केट की फिर से डेफिनेशन समझते हैं। तो इन ऑर्डिनरी सेंस मार्केट मींस अ फिजिकल प्लेस। यस, ऑर्डिनरी भाषा में मार्केट को एक प्लेस माना गया है जहां पर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड, जैसे शेयर मार्केट, फिश मार्केट, क्लॉथ मार्केट। हाँ, चांदनी चौक एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिसका नाम सुना ही आपने, ठीक है ना। बट मैंने कहा इकोनॉमिक्स में, यस, इकोनॉमिक्स में इसको मार्केट नहीं माना गया। इन इकोनॉमिक्स मार्केट मींस अ सिस्टम, अ सेटअप और अ मैकेनिज्म। कैसा मैकेनिज्म? बाय विच buyers and sellers are able to interact, able to talk, able to discuss and make a deal about the price and quantity to be bought and sold. डिसाइड करते हैं इसी में कि कितना लेना है और कितने में लेना है और उसे कितने में देना है। एग्जाम्पल मैंने कहा ऑनलाइन शॉपिंग, टेली मार्केटिंग, पोस्ट ऑफिस, शॉप ऑर्डर्स, कैसे भी तरीके से बस आपको क्या करना है, इंटरेक्ट कर पाना है बायर और सेलर्स के बीच में। अब मार्केट को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, गुड्स मार्केट, फैक्टर मार्केट। जिस मार्केट में गुड्स मिलते हो गुड्स मार्केट हो गया, जिस मार्केट में फैक्टर बिकते हो, याद होगा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप। तो गुड्स मार्केट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, जहां गुड्स बेचे और खरीदे जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया क्लॉथ मार्केट, पर फैक्टर भी खरीदे बेचे जाते हैं। क्या आपको मालूम है आपके शहर में लेबर मार्केट भी है? आपको बहुत सारे लेबर्स की जरूरत है अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए। यस, वहाँ पे लेबर्स उपलब्ध हैं, पता करिए। नहीं मालूम है तो अपने घर के बड़ों से पूछिए, हाँ, अपने टीचर से पूछिए। हर शहर में ऐसे लेबर मार्केट हैं। हाँ, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट भी हैं, जहाँ पर बड़े शहरों में शेयर मार्केट, सब में नहीं है शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट सब जगह नहीं है। तो यहां पर क्या मिल रहा है? शेयर मार्केट में क्या मिल रहा है? कैपिटल मिल रहा है। लेबर मार्केट में लेबर बिक रहा है। यस, तो मार्केट वेयर फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर्स लोग अपनी सर्विस बेचने को तैयार हैं, आर बॉट एंड सोल्ड। एग्जांपल लेबर मार्केट, एग्जांपल शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में शेयर्स, कैपिटल का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है मनी।
रुपया, है ना, जो आपके पास जेब में पैसा रखा है, क्या वो मनी है? नहीं, वो एक फॉर्म ऑफ मनी है, वो करेंसी है जो आपके पास है। हाँ, जो आपने 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, यस 2 से लेके 2000 तक का नोट जो देखा है, वो एक करेंसी नोट है। कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये मनी क्या है सर? ये तो नोट आपने बता दिया होता है। तो मनी इससे भी बड़ी चीज है। आइए समझते हैं मनी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू क्राउथर, यस, प्रोफेसर क्राउथर ने किसकी बहुत ही अप्रोप्रिएट डेफिनेशन दी है, एनीथिंग, यस, मनी वो हर वो चीज है, एनीथिंग विच इज that is generally acceptable as a means of exchange and at the same time act as a measure and store of value। मनी हर वो वस्तु है, हर वो चीज है जो क्या हो रही है, सब लोग जिसे एक्सेप्ट करते हो एक्सचेंज के लिए, लेन देन के लिए, और एक साथ, और उसी समय पे क्या हो सकता है, उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं और उससे दूसरों की कीमत भी निकाल सकते हैं। आज आप डॉक्टर की सर्विस भी रुपीज में मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर के फीस के चार्जेस हैं, तो आप हर एक चीज को क्या कर सकते हैं अब रुपी के टर्म्स में, यस, मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मनी की एक आसान डेफिनेशन बोलूं, यस, मनी इज व्हाट मनी डज। क्या सर, ये तो यस, मनी इज व्हाट मनी डज, ये भी एक डेफिनेशन है, बट क्योंकि ये इलेबोरेट नहीं है ना, तो बेटर डेफिनेशन क्या मानी जाएगी, ये क्रॉथर की। इसमें पूरे मनी के फंक्शंस लिखे हुए हैं। अब मनी दोनों चीज इंक्लूड करती है। हमारे पास जो रुपए है, करेंसी है, कॉइन्स है, नोट्स है, सिक्के हैं, और दूसरा डिपॉजिट मनी। अब आता है करेंसी के बारे में। तो करेंसी में मैंने कहा दोनों ही चीज आती है। हमारे देश में जो कॉइन्स हैं वो भी करेंसी है ना, और जो नोट है, हाँ, जो नोट है वो भी करेंसी है। कॉइन्स कौन इशू करता है हमारे देश में? कॉइन्स इशू करता है फाइनेंस सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट के पास जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो इशू करता है, यस। कहां से क्या क्या करेंसीज इशू करते हैं हमारे देश में? 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5, 10 के सिक्के हैं, है ना। और करेंसी नोट्स कौन इशू करता है? आरबीआई। आरबीआई का हेड कौन होता है? गवर्नर। और करंटली गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। हाँ, तो 2 से लेकर के 2000 तक के सारे नोट्स, यस, 2 से लेकर 2000 तक के सारे नोट्स कौन इशू करता है? आरबीआई। व्हाट इट। अब आता है डिपॉजिट मनी। तो मैंने कहा करेंसी भी मनी के अंदर आता है, डिपॉजिट मनी जिसको हम लोग बैंक मनी के नाम से भी जानते हैं, अर्थात जो पैसा आपका मेरा बैंक में जाके जमा है। बैंक यूजुअली 4 टाइप के डिपॉजिट्स करती है। हाँ, 4 टाइप के डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट आम आदमी का डिपॉजिट है, करंट डिपॉजिट सिर्फ फर्म का डिपॉजिट है। इसका मेरा और आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, सिर्फ फर्म्स का खाता खुलेगा। हाँ, सिर्फ फर्म्स का, बिजनेस फर्म्स का। इन दोनों को हम लोग कहते हैं चेकेबल डिपॉजिट्स। चेकेबल इसलिए क्योंकि इन दोनों में चेक मिलता है। हाँ, इन दोनों को चेकेबल डिपॉजिट्स कहते हैं क्योंकि इन दोनों में आपको क्या मिलेगा? चेकबुक मिलेगी जिससे आप पैसा जब चाहे तब निकाल सकते हैं। और दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में आप एक सेम अमाउंट बार बार जमा कर सकते हैं और एक फिक्स्ड टाइम बाद उसको वापस पूरा पैसा एक बार में ले सकते हैं। नाम हो गया रिकरिंग डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट, 1 डिपॉजिट 1 विड्रॉल, और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद। इन दोनों को हम लोग कहते हैं नॉन चेकेबल डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट इसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये फैसिलिटीज हमको बैंक भी, ये बैंक ये टाइप के अकाउंट्स हमें बैंक ही देती हैं। अब आता है इनकम। तो मनी और इनकम तो आप समझते थे एक ही है ना? नहीं नहीं नहीं, मनी और इनकम एक चीज नहीं है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। इनकम मींस फ्लो ऑफ गुड और सर्विसेज या फ्लो ऑफ मनी। सर ये फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज कैसे इनकम है, मैं समझाऊं? हाँ, गांव में क्या होता है, जहां किसानों के पास पैसे नहीं होते देने के लिए और उसे अपने खेतों में काम कराने के लिए कुछ हेल्पर्स की ज़रूरत होती है, मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने ही गांव में जो बेरोजगार लड़के लड़कियां होते हैं उनको अपने खेतों में क्या करता है, फसल काटने वाटने के काम में लगा देता है। जब फसल कट जाती है तो क्योंकि उसके पास पैसे तो होते नहीं देने के लिए, काम पे तो लगा रखा है इनको, क्या देता है बदले में? हाँ, सही पहचाना,
जो फसल उन्होंने काटी है उसमें से ही कुछ हिस्सा उसको दे देता है। अगर उसने 50 बोरे अनाज काटे हैं, गेहूं काटा है, कहेगा ठीक है 2 बोरे गेहूं तुम रख लो, तुम्हारा मेहनताना। तो फ्लो ऑफ क्या मिला, गुड्स और सर्विसेज मिली, वो भी इनकम है। ये कब अप्लाई होगा, जब एक बार्टर इकोनॉमी होगी, जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं या सर्विस के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। और दूसरा फ्लो ऑफ मनी नॉर्मल इकोनॉमी में, आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, यस आप बैंक में, यस तुम बैंक में क्या कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, बैंक में तुम्हें क्या मिलेगा, फ्लो ऑफ मनी, सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हो गई तुम्हारे लिए इनकम। तो फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी ओवर अ स्पेसिफिक टाइम, यस एक निश्चित समय सीमा के अंदर जितना पैसा तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारी इनकम मानी जाएगी। क्लियर। अब इनकम भी 2 टाइप की है, फैक्टर इनकम और नेशनल इनकम। हाँ फैक्टर, 4 फैक्टर्स का हमने डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमी में 4 फैक्टर्स हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है। और चारों फैक्टर्स अपनी फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर इनकम्स मांगते हैं, रिवॉर्ड मांगते हैं। लैंड को चाहिए रेंट, लेबर को चाहिए वेजेस या सैलरी, कैपिटल को चाहिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप को चाहिए प्रॉफिट। याद है ना सारा, ये सब डिस्कस कर चुका हूं, नहीं ध्यान है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस और उनके सर्विसेज के बारे में, तो यस टाइप करिए बेसिक कंसेप्ट्स पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। चलिए फैक्टर इनकम, इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर्स बाय सेलिंग फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स, एग्जांपल वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट। अब आता है नेशनल इनकम। ये कैसे नापेंगे सर, पूरे देश की इनकम कैसे नाप लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आसान तरीका बताता हूं। द फाइनल वैल्यू ऑफ, यस द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। जो भी देश के रेसिडेंट्स हैं, जो भी देश के नागरिक हैं, बस उनसे क्या करेंगे, कितना आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, बस उसकी फाइनल वैल्यू बता दो। कौन सी, इंटरमीडिएट वैल्यू नहीं चाहिए, फाइनल वैल्यू चाहिए, यस मार्केट वैल्यू चाहिए उसकी, उसको टोटल कर लो, बन जाएगा नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम, नाम से ही सजेस्ट हो जाता है प्रति व्यक्ति आय, दैट मींस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, अर्थात पर हेड इनकम कितनी है अगर हमें जानना हो तो उसका नाम हो जाएगा नेशनल इनकम। सो इट इज द एवरेज इनकम ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर, और it is obtained by dividing national income by its population। national income को population से divide कर दो, आ जाएगा। और क्या है, it is the index of economic welfare and economic development। हाँ इकोनॉमिस्ट देश की वेलफेयर को जानने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जानने के लिए पर कैपिटा यूज करते हैं, पर कैपिटा इनकम का यूज करते हैं। सेविंग, ये तो बड़ा कॉमन टर्म है। हाँ आपके मेरे लाइफ में बहुत बार आता है, आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है और आपने इसमें से 70 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो बताओ कितनी है तुम्हारे पास सेविंग, 30। हाँ तो दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज नॉट स्पेंट और विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन इज कॉल्ड एज सेविंग। करेक्ट, सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। यूजुअली सेविंग आगे जाके हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। सो सेविंग्स बिकम इन्वेस्टमेंट एंड समटाइम्स इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन आर साइनोनिमस, दोनों को सेम मीनिंग की तरह यूज किया जाता है। अगर आपने सेविंग को इन्वेस्ट कर दिया, नए कैपिटल स्टॉक्स खरीद लिए, हाँ और पूंजी निवेश कर दिया जिससे आप और इनकम कमा सके, तो वो बन जाता है इन्वेस्टमेंट। आइए अब इकोनॉमिक्स में डिटेल में समझते हैं। इट इज एक्ट ऑफ एडिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल असेट्स। रियल कैपिटल असेट्स में और आप इंक्रीज कर दीजिए। आपके पास 10 लाख रुपए की इक्विपमेंट्स हैं, प्लांट्स हैं, मशीनरी है अपने फैक्ट्री में, तो आपने 2 लाख का और नए प्लांट और नए इक्विपमेंट्स खरीद लिए, तो ये 2 लाख आपका क्या है, करेक्ट, इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट्स को 3 तरीके से, 3 कंपोनेंट्स हैं इसके इन्वेस्टमेंट्स के। सबसे पहला है प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, अर्थात जो प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड असेट्स में पैसा लगाते हैं, नया प्लांट, नई लैंड, नई इक्विपमेंट में पैसा लगाते हैं, उसका नाम है प्रोड्यूसर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउसिंग एंड नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर,
आपने पैसा लगाया, अपना नया घर बना लिया, नया फ्लैट ले लिया, या कोई नॉन रेसिडेंशियल जैसे ऑफिस, हाँ कोई कमर्शियल स्पेस डेवलप कर लिया अपने लिए, तो वो हो जाएगा हाँ दूसरा टाइप का इन्वेस्टमेंट। तीसरा और आखिरी टाइप का इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। स्टॉक, हाँ, जो आपके पास बिजनेस है उसमें जो आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं या जो गुड्स रीसेल के लिए मंगवाते हैं, वो सब आपका क्या है, स्टॉक है। तो इसमें जो आपका पैसा लगा हुआ इन्वेस्टेड है, इनको कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। तो तीनों तरह के इन्वेस्टमेंट्स को ऐड कर दूं। पहला इन्वेस्टमेंट मैंने बताया प्रोड्यूसर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा बताया इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग एंड रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर, और तीसरा बताया इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। तीनों को ऐड कर दें, यस, सम ऑफ दीज थ्री, है ना, इन तीनों का कर दें ऐड, क्या बन जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है तब इसका मतलब, तो ग्रॉस वैल्यू में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए जाए, डेप्रिसिएशन दैट इज फॉल और टियर एंड वियर और कॉस्ट ऑफ ऑब्सिलेंस ऑफ द असेट्स। जब आप किसी असेट्स को यूज कर रहे होते हैं, जो फिक्स नेचर के असेट्स हैं, उनकी डेप्रिसिएशन लग जाने की वजह से, उनकी वैल्यू कम हो जाने की वजह से, तो जो लॉस हो रहा है उसको माइनस कर दिया जाए। कई बार इसे कहते हैं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ दैट ईयर। तो ग्रॉस में से, यस, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी नेट इन्वेस्टमेंट। सो डेफिनेशन भी बन जाएगी। जब आपके पास ग्रॉस की डेफिनेशन आ गई तो आप इसमें से लेस डेप्रिसिएशन कर देंगे, बन जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन। मैंने कहा कि मेरी कोशिश है आपके साथ मैं इसको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकूं, और आप उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। हाँ, मेरी कोशिश है कि ये बुकिश टर्म्स जहां जरूरी है, जो डेफिनेशन पार्ट जरूरी है, उसको आप भी मत चेंज करिए। हाँ, ट्राई, हाँ, राइटिंग द सेम थिंग सेम लैंग्वेज। चलिए वेल्थ की डेफिनेशन बात करते हैं। स्टॉक ऑफ ऑल दोज असेट्स विच आर सोर्स ऑफ इनकम। सिंपल, जो असेट्स आपने लगाए हैं जिनसे क्या हो रही है, आपको अब कमाई आ रही है, वो सब आपके क्या बन जाएंगे, वेल्थ, है ना। एनीथिंग, अब वेल्थ के अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। अगर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स किसी वस्तु में है तो वस्तु वेल्थ है आपकी। एग्जाम्पल दूं, आपके मोबाइल के बारे में एग्जाम्पल दूं, जो आपके हाथ में मोबाइल है जिसमें आप अपने पढ़ाई का वीडियो देख रहे हैं, या आपका लैपटॉप जिस पे आप पढ़ रहे हैं, क्या वो वेल्थ है आपके लिए? आइए साबित करते हैं कि वेल्थ के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो एनीथिंग दैट हैज यूटिलिटी, जिसमें क्या हो, यूटिलिटी हो, वांट सेटिस्फाइंग एबिलिटी हो। क्या आपके मोबाइल में और लैपटॉप में है? डेफिनेटली है। दूसरा, एनीथिंग दैट इज स्केयर्स, दैट इज स्केयर्स अर्थात जिसकी डिमांड हमेशा हाई है और सप्लाई उसकी लिमिटेड है। ऑब्वियस बात है, डिमांड हमेशा रहती है हमारे पास इन चीज़ों की जो आपके हाथ में है, मोबाइल और लैपटॉप, है ना। तीसरा, कैन बी ट्रांसफर्ड अर्थात इसमें ट्रांसफरेबिलिटी की प्रॉपर्टी है। आप किसी को क्या कर सकते हैं, इस असेट को बेच सकते हैं, इसके बदले में, हाँ, इसके बदले में आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट यही है। एंड हैव एक्सचेंज वैल्यू अर्थात जिसको आप बेच करके बदले में कोई नया असेट या बदले में उसके बदले कैश लिक्विडिटी पा सकते हैं। तो है आपके मोबाइल में प्रॉपर्टी, फिर से बोलूं, चारों प्रॉपर्टी, यूटिलिटी होनी चाहिए, दूसरा स्केयरसिटी होनी चाहिए, तीसरा ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए, चौथा और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए। तो जिसमें भी होगा वो वेल्थ होगा। तो आपकी लैंड, आपके पास मशीनरी, हाँ, आपकी बिल्डिंग, इन सब में क्या है, ये चारों प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये चारों आपकी वेल्थ है। क्लियर है। अब वेल्थ इंडिविजुअल वेल्थ भी होती है, अर्थात दोज असेट्स विच आर ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, अर्थात आपके पास, यस, एज अ पर्सन, इसको आप पर्सनल वेल्थ भी बोल सकते हैं। तो एज अ पर्सन आपके पास मोबाइल है, एज अ पर्सन आपके पास अपनी पर्सनल कार है, आपका घर है आपका पर्सनल, आपके पास महंगी अंगूठी है, डायमंड रिंग है, हाँ, ये सब आपके क्या बन जाएंगे, पर्सनल या इंडिविजुअल वेल्थ बन जाएंगे। आपका शेयर, आपका बैंक बैलेंस, आपके फार्म, आपके हाउसेस, आपकी बिल्डिंग्स। इसी तरह से नेशनल वेल्थ भी होती है। हाँ भाई, इंडिविजुअल की वेल्थ होगी तो देश की भी तो वेल्थ होगी। तो जब नेशनल वेल्थ की बात करेंगे तो एक कीवर्ड है इसके अंदर, ये सारे टेंजिबल असेट्स ही होने चाहिए। हाँ, याद रखिएगा, टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं
जिनको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, हाँ, उनको आप टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो ऑल टेंजिबल एसेट्स दैट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जो देश के फर्दर गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में मदद करने वाले हैं, जैसे देश में पाया जाने वाला कोल का भंडार, कोयले का भंडार, कोल की माइंस, हाँ, देश की वेल्थ है कि नहीं है? डेफिनेटली है। तो क्या कर रही है वो? हेल्प कर रही है हमें प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज करने के लिए। तो कोल माइंस, हाँ, हमारी रिफाइनरीज, ये सब क्या है? हमारा नेशनल वेल्थ है। अब आता है ये वेलफेयर, बहुत पीछे पड़ गया है ना। आपको याद होगा वेलफेयर डेफिनेशन किसी ने दी थी? यस, याद है? चलिए, आज का मेरा क्वेश्चन आपके पास यही है, हु गेव द वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? अगर आप जानते हैं तो प्लीज जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, सबको बताइए। यस, आई नो मोस्ट ऑफ यू रिमेंबर इट, फिर भी अगर कोई भूल गया होगा तो इसी बहाने, आपके आंसर के बहाने वो वो देख पाएगा। क्या? हु गेव द वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? पार्टिसिपेट करिए ताकि मैं आपके साथ और इंटरेक्ट कर पाऊँ, आपके साथ और शेयर कर पाऊँ। मेरी कोशिश भी यही है कि आप और मैं टुगेदर एज अ टीम कैन मेक अ बिग डिफरेंस। वेलफेयर, हाँ, वेलफेयर कोई दिखने वाली चीज है क्या? हाँ, वेलफेयर सबके लिए अलग हो सकता है। एक व्यक्ति जो बीमार है उसका दवा से वेलफेयर हो सकता है। एक व्यक्ति जो नशा करना चाहता है, हाँ, उसके लिए नशा करने में वेलफेयर है उसका। तो वेलफेयर की परिभाषा तो सबके लिए अलग अलग है ना। किसको किसी चीज से वेलफेयर समझ में आ रहा है, किसी को अच्छा रहने, एक स्टूडेंट है उसको मोबाइल मिल जाए, एक अच्छी मोटरसाइकिल मिल जाए, उसको वेलफेयर समझ में आ रहा है। क्यों? क्या कहते हैं? यही ना। तो वेलफेयर क्या है? अलग अलग है। आइए बुकिश टर्म देखते हैं। इट इज द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या होना चाहिए? सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। आपको अब किस चीज में मिलती है? मैंने कहा ये देखना पड़ेगा। बताया तो मैंने, नशा करने वाले को नशा करने पे ही मिलेगी सेटिस्फैक्शन। तो वेलफेयर हो रहा है उसको लग रहा है। हाँ, अ सेंस ऑफ वेल बीइंग अमंग द पीपल, जब लोगों के अंदर वेल बीइंग आने लगे, मेरा भला हो रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी मिल रही है, बस मेरा वेलफेयर हो रहा है। ठीक है, आइए अब वेलफेयर की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक वेलफेयर अर्थात एक ऐसा वेलफेयर, एक ऐसा सोशल वेलफेयर दैट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जिसको आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, वो वेलफेयर आपका इकोनॉमिक वेलफेयर है। इसका उल्टा भी होगा, याद रखिएगा। क्या नाम देंगे उल्टे का? नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर, जो कि मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। हम दोनों का एग्जांपल, जैसे आप जो कंजम्पशन कर रहे हैं, आप नए जो चीजें खरीद रहे हैं, नया मोबाइल खरीद रहे हैं, नया गाड़ी खरीद रहे हैं, नया लैपटॉप खरीद रहे हैं, कंजम्पशन है। और या तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपके नंबर ऑफ गुड्स यू कंज्यूम से डिसाइड होती है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ गुड्स आप कंज्यूम करते हैं, आपका इकोनॉमिक वेलफेयर उतना ज्यादा होता है। ये सब कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? मनी पे। तो ये कैसा वेलफेयर है? इकोनॉमिक वेलफेयर है। फिर मैंने कहा कुछ वेलफेयर ऐसा है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, जैसे आपकी हैप्पीनेस, आपकी हेल्थ, हाँ, उसका कोई मोल नहीं है, आप उसको रुपए में टर्म्स नहीं में मेजर कर सकते हैं। आपकी फ्रेंडशिप, क्यों? आपकी फ्रेंडशिप की कोई कीमत है? नहीं है। मनी टर्म्स में नहीं चेंज कर सकते। तो इसीलिए आपके दोस्त का आपके साथ जो बॉन्ड है, क्या बोलते हैं, है कोई कीमत उसकी? नहीं। तो नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर है, क्योंकि वो भी सेटिस्फेक्शन दे रहा है, दोस्त आपका दे रहा है ना आप लोग को, है ना, आपकी खुशी है, आपको उसके साथ हैप्पीनेस है, तो वो नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर है आपका। एंड लास्ट, सोशल वेलफेयर क्या है? तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों वेलफेयर को टोटल कर दीजिए, सम टोटल कर दीजिए, बन जाएगा सोशल वेलफेयर। इट इज द सम टोटल ऑफ द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करना। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब सो दैट आई एम फीलिंग मोर, मैं भी और मेहनत करूं और प्रयासरत हूं कि और ज्यादा जल्दी और ज्यादा आपके साथ और ज्यादा आपके लिए वीडियोस, लेसन्स बना सकूं। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अभी लेसन्स का पार्ट बाकी है, अभी 5th पार्ट का कुछ हिस्से बाकी। बिजनेस साइकिल, हाँ, आपने वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा होगा। तो जो कंटिन्यूस फ्लो में रहती है चीजें, है ना, वो साइकिल बन जाती है। जो सर्कुलर या रिकरिंग इवेंट होते रहते हैं वो बन जाते हैं साइकिल। तो ऐसे ही बिजनेस में भी क्या होता है, बिजनेस की एक्टिविटी कुछ बढ़ती हैं,
फिर कुछ फेज आता है जब कारोबार ठंडा पड़ जाता है, बिजनेस की कमजोर पड़ जाती है, फिर बढ़ जाती हैं और फिर कमजोर पड़ जाती हैं। तो बिजनेस में भी क्या आती हैं? साइकिल्स। तो द रिकरेंट फ्लक्चुएशंस इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, देश की टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाँ, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड आउटपुट, इन सब में क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। सो रिकरेंट फ्लक्चुएशंस इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। तो क्या क्या चीजों में चेंज आ रहा है? इट इज द शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस इन द आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट का इफेक्ट इनकम पे पड़ता है और इनकम का इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है। एग्जांपल दूं, 2008 में मंदी आई। 2008 में वर्ल्ड में अचानक लेमैन ब्रदर्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 100 ईयर्स से ज़्यादा पुरानी एक लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी अमेरिका की, वो दिवालिया हो गई, वो बैंकरप्ट हो गई। इसका इफेक्ट, इसका रिपल इफेक्ट और बैंकों जिन्होंने क्या कर रखा है, मॉर्गेज लोन दे रखा है, उन सब के बिजनेस क्या हो गए? ठप हो गए। उन्होंने लोन तो दे दिया पर रिटर्न में उनको पैसा नहीं आया। वर्ल्ड में एक बड़ी मंदी आ गई, एक क्राइसिस आ गया, जब क्या हो गया? बैंकें डूबने लगी और नतीजा क्या हुआ? जो प्रोड्यूसर्स थे उनके कारोबार बैठ गए, उनको नया फाइनेंस नहीं मिला, तो प्रोडक्शन, आउटपुट कम हो गया। आउटपुट कम होने लगा तो एम्प्लॉयर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने क्या कर दिया? लोगों को जॉब से निकाला। उनके जॉब से निकालने से उनके पास जो लोग काम कर रहे थे उनकी इनकम कम हो गई। उनकी इनकम कम होने से फिर फर्दर क्या हो जाएगा? बाजार में डिमांड कम होगी, क्योंकि लोगों के पास इनकम कम है। बाजार में डिमांड कम, क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन और गिरेगा। तो ये एक रिपल इफेक्ट पैदा हो जाता है, हाँ, रिकरिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है, नाम होता है बिजनेस साइकिल। तो अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसके अपोजिट भी हो सकते हैं जब वो बूम पे चली जाती हैं, हाँ, प्रॉस्पेरिटी पे चली जाती हैं, जब क्या हो जाता है? इनकम हाई हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट और हाई हो जाती है और आउटपुट भी और हाई हो जाता है। सब चीज क्या हो जाते हैं? क्यूमुलेटिव इफेक्ट से राइज कर जाती है, सब ऑन अ राइज होती हैं। हाँ, 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल होते हैं। सबसे पहला फेज, आप जरा एक डायग्राम को भी ध्यान से देखें, हाँ, आपको चारों फेज दिखाई देगा। सबसे पहले फेज की बात करते हैं, प्रॉस्पेरिटी, जिसका दूसरा नाम बूम भी है, हाँ, एक्सपेंशन भी है। इस समय सब चीज ऑन अ राइज होती है, प्रोडक्शन हाई, इनकम हाई, एम्प्लॉयमेंट हाई। गॉट इट? सेकंड फेज रिसेशन फेज है। इसके बाद आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा? सब चीज ऑन अ फॉलिंग होगा, इनकम फॉल हो जाएगी, आउटपुट फॉल हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होने लगेगी। डिप्रेशन में जब क्या हो जाएगा? जब रिसेशन लोएस्ट आ जाएगा, सबसे खराब स्टेज आ जाएगी, जब लोएस्ट आउटपुट हो जाएगा, लोएस्ट इनकम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, हाँ, रिसेशन आ जाएगा। आपको ध्यान होगा वर्ल्ड का ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929-30s में आया था। हाँ, वर्ल्ड में बहुत बड़ी मंदी आई थी, जब लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे और पट्टे लगा लगा के घूम रहे थे कि फॉर एनी वर्क, आई एम रेडी फॉर एनी वर्क, मुझे कुछ भी काम दे दीजिए। हाँ, 1929-30s के बीच में आया था ये। तो डिप्रेशन, और उसके बाद आखिरी स्टेज है रिकवरी में क्या हो जाएगा? फिर सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? ग्रेजुअली इंप्रूव करने लगेंगी, इनकम बढ़ने लगेगी, आउटपुट बढ़ने लगेगा और एम्प्लॉयमेंट भी राइज करने, ग्रेजुअली वापस क्या आ जाएगा? रिकवर होने लगेगा। तो ये साइक्लिक स्टेज है। एग्रीगेट डिमांड, दैट इज सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स and services which all the consumers are willing to buy, desire to buy in a given accounting year is called as aggregate demand। जो भी खरीदना चाहते हैं, बस चाहत होनी चाहिए, हाँ, डिजायर होनी चाहिए, विलिंग टू बाय होना चाहिए, बस खरीदते नहीं खरीदते इसकी बात नहीं कर रहे, बस विलिंग टू बाय जितनी भी है, जो गुड्स की है उसको जोड़ दो, क्या नाम बन जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। तो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स विच ऑल द बायर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द फाइनल आउटपुट इन द इकोनॉमी डिजायर टू परचेज, जो सारे बायर्स खरीदना चाहते हैं। इसका ठीक रिवर्स कर दो, जो सारे सेलर्स, सारे प्रोड्यूसर्स बेचना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बन जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट विच ऑल द प्रोड्यूसर्स आर willing to produce, willing to sell,
इट इंक्लूड्स ऑल दी फर्म्स। यस, प्रोड्यूसर्स मतलब सारे फर्म्स जो बाजार में गुड्स लाके क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। याद रखिएगा डिजायर कीवर्ड है इसमें, डिजायर टू प्रोड्यूस, डिजायर टू सेल करना चाहते हैं, नाम हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। एक्चुअली में क्या करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट कुछ कॉमन एंटिटीज आती हैं, यस कुछ कॉमन टर्म, बेसिक टर्म्स आते हैं। हाउस होल्ड, कई बार हाउस होल्ड और कंज्यूमर्स को इंटरचेंजेबली यूज किया गया है इकोनॉमिक्स में। यस मैं और आप हाउस होल्ड्स भी हैं, यस आप भी। यस कैसे, हाउस होल्ड कौन होते हैं आइए समझते हैं। वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल जो सोसाइटी में रहते हैं वो लोग, और वो लोग इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं किसी गुड्स को परचेज करने का। हम क्यों गुड्स परचेज करते हैं, क्योंकि वो गुड्स हमें सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब मैं और आप कौन है, कंज्यूमर, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज करते हैं। यस हम लोग क्या करते हैं, खरीदार लोग हैं हम लोग, बायर लोग हैं हम लोग, और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स खरीदते हैं, तो हम लोग हो गए ना कंज्यूमर। बट कुछ और भी इसका मतलब है। तो हाउस होल्ड्स आर सप्लायर ऑफ फैक्टर सर्विसेज। हाँ हम ही में से, यस मुझ में और आप में से ही कुछ लोग क्या करते हैं, कोई मैनेजर बन जाता होगा, कोई क्लर्क बन जाता होगा, कोई ऑफिसर बन जाता होगा, कोई एंटरप्राइज बन जाता होगा। किसी के पास लैंड है तो वो अपनी लैंड दे देता है प्रोडक्शन करने के लिए, किसी के पास कैपिटल है तो वो कैपिटल दे देता है। मतलब हम ही में से ये 4 फैक्टर सर्विसेज निकलती हैं, हम आकर के क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स को अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं। तो हम लोग कौन है, हाउस होल्ड। क्लियर, हम लोग हाउस होल्ड हैं। अब फर्म वही, प्रोड्यूसर्स फर्म्स, गॉट इट। तो ये कौन होते हैं, ये वो एंटिटी होती है जो लोगों को एम्प्लॉय करती है। चारों फैक्टर्स को, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम एंटरप्राइज कहते हैं, चारों का इस्तेमाल करती है, चारों फैक्टर्स का यूज करती है, और फिर जो गुड्स बनाती है उसको मार्केट में बेचती है, वही होती है फर्म, है ना। गवर्नमेंट कौन होती है, इस समय गवर्नमेंट मोदी है ना, मोदी गवर्नमेंट सुना है आपने नाम, है ना, बीजेपी गवर्नमेंट नाम सुना है। तो गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, एक एंटिटी की तरह है, एक ऐसी बॉडी है जो क्या करती है, लीगल एंड पॉलिटिकल पावर ओन करती है देश में, और सारों यस सब पे कंट्रोल रखती है, एंड कंट्रोल ऑल अदर एक्टिविटीज। देश में लॉ सिस्टम हमारा, यस अगर हम कहते हैं हमारे देश में कंपनीज लॉ है, तो आखिर किसने बनाया, गवर्नमेंट ने ना लॉ बनाया, तो वो हमारी गवर्नमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। अगर किसी वेरिएबल, हाँ, a variable is anything whose value change with execution। हाँ, जिसकी वैल्यू बदलती रहे उसे कहते हैं वेरिएबल। तो स्टॉक भी होते हैं, यस, और फ्लो भी होते हैं। स्टॉक के भी वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है। क्या अंतर है स्टॉक और फ्लो में, आइए समझते हैं। तो वो वेरिएबल्स विच आर एक्सप्रेस्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्या कीवर्ड है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर की जाती है, उसका नाम है स्टॉक। जैसे कि स्टॉक ऑफ कैपिटल, 1 अप्रैल को, यस साल बिगिन हो रहा होता है बिजनेसमैन का, 1 अप्रैल को उसके पास कितने स्टॉक रखे हैं, अगर इसका रिकॉर्ड बना लिया जाए कि 1 अप्रैल को कितने स्टॉक है, गिन ले, वो लिख दे अपने पास एक बिजनेसमैन, तो उसका बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो ये एक स्टॉक है। यहाँ 1 अप्रैल को उसके पास कितनी कैपिटल है बिजनेस में लगी हुई, कितने एसेट्स हैं, कितने कैपिटल लगा हुआ है, उसकी वैल्यू बता दे, स्टॉक ऑफ कैपिटल बन जाएगा। और वेल्थ, यस आपके पास टोटल टेंजिबल असेट्स की कीमत कितनी है, हाँ 1 अप्रैल को आपका क्या बन जाएगा, ओपनिंग वेल्थ बन जाएगा। उसी तरह से आपके पास बैंक बैलेंस में, लेट से आज है 10 जून, हाँ आज आपके पास बैंक में बैलेंस कितना है, क्या बन गया ये सब, स्टॉक। क्यों स्टॉक है ये सारी वैल्यूज, क्योंकि इन सब को वैल्यू को मेजर किया जा रहा है एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे एग्जांपल देता हूं, दूसरा एग्जांपल देता हूं कि आपके पॉकेट में अभी कितना पैसा है, यस पॉकेट मनी नाउ व्हाट यू हैव, ये आपका क्या है, हाँ स्टॉक है। बट एक मंथ में आपके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा आप उसमें से खर्च कर रहे हो, कितना पैसा बच जा रहा है, ये रिकॉर्ड अगर माने तो ओवर अ मंथ मांगे आपके पास कितना पॉकेट मनी रहता है, तो वो फ्लो बन जाएगा। तो देखा फ्लो और स्टॉक में बड़ा अंतर है। अभी आपके पास वाटर हेड टैंक में कैपेसिटी कितनी है, आपके छत पे जो पानी की टंकी है उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्या कहा 2000 लीटर, किसी के 5000 लीटर, तो वो क्या मुझे बता रहा है, स्टॉक बता रहा है। क्लियर, स्टॉक एक स्टैटिक वैल्यू है जो एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या की मेजर की जाती है, तो वैल्यू उतनी रहती है। बट मैंने कहा नेक्स्ट टाइम पे अगर मैं पूछूंगा तो वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, है ना। बट वो क्या होगा, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। कीवर्ड है किसी एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे मैंने कहा 10 तारीख को आपके पास कितना पॉकेट मनी है, 10 तारीख को आपके पास पॉकेट में कितना मनी है, हो गया ना। पर वही मैं पूछूं
पूरे मंथ भर में आपके पास कितना मनी था या पूरे वीक भर में आपके पास कितना पॉकेट मनी था, दैट विल बिकम यस पर वीक कितना है, पर मंथ कितना है, पर ईयर क्या है, ये बन जाएगा आपका फ्लो। तो फ्लो वो वेरिएबल्स होते हैं विच आर एक्सप्रेस पर यूनिट ऑफ टाइम, पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से। देखा, एक स्पेसिफिक डेट या एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दी गई है, इसमें स्पेसिफिक डेट होती है, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन अर्थात टोटल आउटपुट कितना हुआ है प्रोड्यूसर का, साल भर में उसने कितने गुड्स प्रोड्यूस किए। उसी तरह से नेशनल इनकम, द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, अब उस पीरियड के अंदर ही पूरा होगा, ठीक है ना। और उसी तरह से कंजम्पशन या सेविंग, ये सब क्या है, फ्लो वेरिएबल्स के एग्जांपल है।